यानी कि इस पूरी क्लास से ये पोर्शन जिसको मैंने येलो किया है, ये वाला पोर्शन। हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का। और आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12th आईपी के स्टूडेंट्स। और हम लोग यहाँ पर आपकी लास्ट यूनिट जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट, जिसको हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं शुरू यहाँ पर। और आज इस क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल फुटप्रिंट, जो कि आपकी इस यूनिट का पहला टॉपिक है। तो चलिए फिर किस्सा शुरू करते हैं। बट हाँ, शुरू करने से पहले डू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए अब किस्सा शुरू करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट का। अब डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर से मैं डिजिटल शब्द को अगर निकाल दूं तो अकेला क्या बचता है? फुटप्रिंट। अगर ये शब्द मैं आपसे पूछूं कि फुटप्रिंट क्या होते हैं तो आप शायद मुझे बताओगे कि फुटप्रिंट जैसे हम लोग रेत पर चलते हैं तो हमारे पीछे पीछे जो पैरों की छाप आती रहती है वो क्या होती है? वो फुटप्रिंट होते हैं। या फिर हमारी मम्मी जब पोछा लगा रही होती है तो हमारी हिम्मत नहीं होती, फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गंदे पैर लेकर के चले जाते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि मम्मी को पता नहीं चलेगा, बट मम्मी को पता चल जाता है क्योंकि वो हमारे पैरों की छाप पीछे से फुटप्रिंट देख लेते हैं कि अरे ये गंदे पैर लेकर के कौन गया था अभी। फिर हमारी जो वाट लगती है, तो फुटप्रिंट्स ये होते हैं। अब अगर इसके सामने एक शब्द लग गया विच इज डिजिटल, तो ये क्या बन गए? डिजिटल फुटप्रिंट बन गए। अब ये क्या है? अब इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ डिजिटल फुटप्रिंट के लिए कि हैव यू एवर सर्च्ड ऑनलाइन फॉर एनी इन्फॉर्मेशन? तो आपका जवाब होगा यस मैम। अगर मैं आपसे सवाल करूं हैव यू एवर परचेज्ड एन ऑनलाइन टिकट और रेस्पॉन्स टू योर फ्रेंड्स ईमेल, चेक द स्कोर ऑफ अ गेम ऑनलाइन, बिल्कुल ऐसी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं जो आप इंटरनेट पर करते हो सुबह से लेके शाम तक, है ना। हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई वेबसाइट अगर ओपन कर ली, हमने वहाँ पर कोई फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया, हमने कोई जो है हमारी मैम ने कहा कि आप इसके ऊपर डेटा सर्च करके लाओ जो है स्वच्छ भारत के ऊपर, तो हमने उसके बारे में जो है इंटरनेट को यूज़ कर लिया। एंड फिर हमने जो है ऑनलाइन टिकट विकेट कुछ है जो देख लिया। तो हम सारा दिन यानी कि इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपके मुंह से निकलेगा कि एक ये पार्ट बन चुका है हमारा सुबह से लेके रात तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर का। जैसे अभी भी आप मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हो? बिल्कुल इंटरनेट पर देख रहे हो, है ना। तो जैसे अगर आपको फुटप्रिंट्स की परिभाषा समझ में आई तो इसके सामने जब एक शब्द लग गया डिजिटल, तो ये डिजिटल फुटप्रिंट हो गए। ठीक है, डिजिटल कहाँ? इंटरनेट की दुनिया में। तो देखिए, जब भी आप इंटरनेट को सर्फ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, यानी कि तो आप चाहे स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हो, टैबलेट का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, व्हाटएवर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो वी लीव अ ट्रेल ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अस ऑनलाइन। तो हम अपनी छाप है जो पीछे छोड़ते जाते हैं। क्या छोड़ते जाते हैं? हमारे डेटा की छाप। ऐसा नहीं कि हम इंटरनेट पर चलते हैं और हमारे फुटप्रिंट्स। तो मतलब फुटप्रिंट से यहाँ पर क्या मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें आपने इंटरनेट के ऊपर की हैं पूरे दिन से लेकर के, है ना, तो वो सारी की सारी जो आपका डेटा है ना, उसके जो है डेटा सारा का सारा वो उनको फुटप्रिंट्स यहाँ पर बोला गया है। तो हम क्या करते हैं? हमारे जो है वी लीव अ ट्रेल ऑफ डेटा रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अस। जो भी हम अभी एक्टिविटीज़ के नाम ले रहे थे, ईमेल करना, किसी को मैसेज भेजना, कुछ भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च करना, कोई फॉर्म भरना, कोई वीडियो अगर आप देखते हो, सारी एक्टिविटीज़ जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो भी डेटा है वो हम क्या करते जाते हैं? छोड़ते जाते हैं, है ना। जो भी हमने, मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि अगर मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ और मैंने किसी को कोई भी अब्यूजिव मैसेज है जो कर दिया, अब मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो वो आपके सिस्टम से डिलीट हुआ है। आपको कभी कभी ऐसा ऑप्शन भी आता है कि सामने वाले के फ़ोन से भी डिलीट करना है, हाँ कर दिया आपने, मान लीजिए हो गया डिलीट, लेकिन वो सर्वर पर एक्चुअली में स्टोर रहता है। इसीलिए तो हमने बहुत बार देखा है क्राइम पेट्रोल या फिर जो भी क्राइम जैसे सीरियल आते हैं कि उसमें अगर उनको मोबाइल मिल जाता है साइबर टीम को, तो वो क्या करते हैं? पुराने सारे मैसेजेस को क्या कर लेते हैं? वो रिस्टोर कर लेते हैं। तो पता चल जाता है कि इनमें पुरानी कोई अगर एक्टिविटीज़ या पुरानी अगर कोई टेक्सटिंग वगैरह हुई होगी तो वो क्या थी, है ना। तो अगर उन्होंने डिलीट कर दिया हो बेशक, तो भी वो दोबारा से रिटेन है जो किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं? सर्वर पर। दे आर कॉल्ड क्या? हमारे डिजिटल फुटप्रिंट। तो ये हमारा वहम है। अगर हम कहेंगे कि हम जो भी इंटरनेट पर कर रहे हैं अगर वो हमारे सिस्टम से डिलीट है, दैट मीन्स पूरे इंटरनेट से डिलीट है, नहीं। कभी कभी देखा होगा कि इंटरनेट पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो अगर वो वीडियो एक बार डिलीट भी हो जाए आफ्टर कंट्रोवर्सी, फिर भी वो कहीं ना कहीं से आ जाता है।
क्योंकि किसी ने उसको सेव कर लिया होगा और मे बी वो दोबारा अब डाल सकता है। इंटरनेट की दुनिया है ना, यहाँ पर इतने सारे यूजर्स हैं, आप किस किस को है जो रोक सकते हो। तो देखिए, आवर डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड विद और विदाउट आवर नॉलेज। हमें पता ही नहीं चलेगा या हमें पता चल भी रहा है, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से हो सकते हैं, हमारे नॉलेज के बिना भी हो सकते हैं और हमें पता होगा कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट कर रही हूँ तो मुझे इंटेंशनली पता है, ठीक है। ये भी टाइप के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फुटप्रिंट्स, एक्टिव पैसिव के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है, इट इंक्लूड वेबसाइट वी विजिट, ईमेल वी सेंड एंड एनी इंफॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स IP एड्रेस, लोकेशन एंड अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स। अब ऐसा होता है कि आपने अगर कोई भी देखिए वेबसाइट अगर आपने विजिट की है, कोई आपने ईमेल का रिस्पॉन्स किया है या फिर आपने किसी को वैसे ही ईमेल आपने भेज दी है, कोई भी चीज़ जो आप इंटरनेट पर कर रहे हो वो सारी की सारी आपकी जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा है तो वो पता चल जाएगा कि किस IP एड्रेस से, कौन से सिस्टम से, कौन सी लोकेशन से मैसेज आ रखा है, ठीक है, और कौन से सिस्टम से ये मैसेज किया गया है, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है डिजिटल फुटप्रिंट्स की सहायता से। सच डेटा कुड बी यूज फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट और कुड ऑल्सो बी मिस यूज और एक्सप्लॉइटेड। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो डेटा है ना आपका, जो भी IP आपका एड्रेस हो गया या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड आपके डिवाइस की, वो सारी की सारी आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह भेजने के लिए भी जो है इस्तेमाल हो सकती है। आपने किसी नौकरी वाली वेबसाइट के ऊपर नौकरी ढूंढने के लिए अपना सारा डेटा वेटा डाला, अब आपके पास फ़ोन कॉल्स आना स्टार्ट हो गया, अब आपके पास फालतू की ईमेल्स आना स्टार्ट हो गया, है ना। आपने घर की कोई ऐड डाली कि हमें घर बेचना है या फिर हमें कोई सामान खरीदना है या कुछ भी, आपने ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आपके पास में फालतू के फ़ोन आने लग गए। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, है ना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठा करके आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको भेजी जा सकती हैं। आपके डेटा का मिसयूज़ है जो किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर 2 तरीके से हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव और एक होते हैं पैसिव। अब एक्टिव के अंदर क्या है कि इंटेंशन छुपा होगा, जैसे कि मैं जानबूझ करके, मुझे पता है कि ये फॉर्म फिल करूँगी तो मेरी इन्फॉर्मेशन इनके पास जाएगी, बट मैं फिर भी उसको फिल कर रही हूँ। मैंने अगर किसी वेबसाइट को अगर ओपन किया तो वो पहले कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा लो, अगर आपने ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, दैट इज़ ऑल्सो इंटेंशनली हो गया। आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, दे आर सेइंग कि आप पहले इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना, फिर आप उस रजिस्ट्रेशन को कराते हो। आपने इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट करा, इंटेंशनली हो रही है ना सारी चीज़ें। आपने फेसबुक पर कोई ऑडियो वीडियो कोई फ़ोटो डाली, तो यहाँ पर आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको पता है कि आपका डेटा इंटरनेट पर चला जाएगा, फिर भी इंटेंशनली, दैट इज़ कॉल्ड आपका एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। बट एक होता है पैसिव, जिसमें आपको इतना ख्याल नहीं रहता है, हम यूं ही इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यूं ही किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, यूं ही हम फ्लिपकार्ट पर चले गए, कोई चीज़ हमने ऑर्डर जो है देख ली कि अरे ये चीज़ फ्यूचर में कहीं ऑर्डर करूँगा। तो जब हम यूं ही भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो आपका अनइंटेंशनली आपके फुटप्रिंट्स हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका डेटा है जो है बिल्कुल तब भी वहाँ पर यूज़ है जो हो रहा है, आपके इंटेंशन नहीं है तो भी, राइट। ओके, अब हम आगे चलते हैं और जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसमें मैं आपको नेटिक्वेट्स के बारे में चीज़ें पढ़ाऊंगी। आई होप आज की क्लास में डिजिटल फुटप्रिंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपने विचारों को ज़रूर बताइए एंड बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, बाय बाय। हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आप बच्चों का। बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और हम लोग जी यहाँ पर कर रहे हैं हमारी यूनिट जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट, और ये हमारी बिल्कुल लास्ट यूनिट है और इसके अंदर आज हम लोग नेटिक्वेट्स को करने वाले हैं। एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी पूरी क्लास 12th IP की सीरीज़ चल रही इसी चैनल के ऊपर, एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किस्सा और कहानी शुरू करते हैं आज की क्लास का। और
आज हम लोग बहुत ही प्यारी सी चीज़ पढ़ने वाले हैं और ये ना केवल आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमें वैसे भी ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में सीखने को मिलेंगी। समहाउ ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता है लेकिन हम उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या फिर शायद हमें पता ही नहीं है अभी इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये क्लास आपको वैसे भी मतलब लाइफ स्किल्स भी है जो सिखाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, नेटिक्वेट की जगह आपने एक शब्द सुना होगा बहुत बार, विच इज़ एटिक्वेट, है ना। तो एटिक्वेट का अगर मतलब देखें तो एटिक्वेट का मतलब है कि हम सोसाइटी में किस तरीके से अपना बिहेवियर है जो दिखाते हैं या हमारा कैसा बिहेवियर है। हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं तो हम जो है बड़े सियाने बच्चे उनके सामने बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि होते नहीं हैं। तो हम क्या शो कर रहे होते हैं, मैनर्स शो कर रहे होते हैं, है ना। जैसे हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम अच्छे से कपड़े वपड़े पहन करके जाते हैं एंड वहाँ पर ऐसा ही नहीं कि जाते ही कुछ खाना वाना खाना स्टार्ट कर दिया और किसी को भी कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं। अगर ऐसे करेंगे तो वो हमसे कहेंगे कि तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें एटिक्वेट्स नहीं है। तो हम क्या शो कर रहे हैं, मैनर्स को शो कर रहे हैं, हम एटिक्वेट्स वहाँ पर हैं जो शो कर रहे हैं। तो यानी कि अगर एटिक्वेट्स अगर आपको समझ में आ गया कि हमारा जो बिहेवियर है वो सोसाइटी में कैसा है ना, तो हमारा एक अच्छा बिहेवियर है जो शो करता है एटिक्वेट्स को। तो अब यही चीज़ जब इंटरनेट पर हो गई, नेट पर, तो विच इज़ कॉल्ड नेटिक्वेट। मतलब इंटरनेट और एटिक्वेट दोनों शब्द जुड़ करके हमारा नेटिक्वेट बन गया। नेट पर एटिक्वेट यानी कि नेटिक्वेट, राइट। तो ऐसे हमारा शब्द है जो नेटिक्वेट निकल करके आता है, क्योंकि ये जो बिहेवियर हम सोसाइटी में दिखा रहे हैं, हमारा पोलाइट बिहेवियर, मेहमानों के सामने अच्छे से बिहेव करना, किसी से ढंग से बात करना और किसी को थैंक यू बोलना, है ना। हमारे मम्मी पापा बचपन में कभी सिखाया करते थे, अब भी सिखाते होंगे और हम बोलते भी हैं। तो ये जो हम सोसाइटी में चीज़ें करते हैं, ये सेम चीज़ें हमें इंटरनेट पर करनी है। तो वहाँ पर नेट पर कर रहे हो जब ये चीज़ें, तो विच इज़ कॉल्ड नेटिक्वेट, ठीक है। अगर हम आम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो विच इज़ एटिक्वेट, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों शब्दों के बीच में। अब देखिए क्या है ये जो चैप्टर है ना, मैंने आपको क्यों कहा कि ये चैप्टर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा, क्योंकि आप 11th के स्टूडेंट हो। तो CBSE ने ना आपके करिकुलम में इसीलिए इस चैप्टर को ऐड किया है, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है सीखोगे, क्योंकि अभी अभी आपने इंटरनेट यूज़ करना सीखा है। बेशक आप इससे पहले करते होंगे, लेकिन हमारा जो इंटरनेट यूज़ करने का तरीका है वो अभी बिल्कुल बदला होगा। हम और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने की तरफ निकल चुके होंगे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैम ने जो लिंक दे दिया, भेज दिया, हमने वो वीडियो देखी, उससे नोट्स बनाए, हो गया। लेकिन अभी आपकी चीज़ें हैं ना जो लर्निंग पर आ चुकी हैं, आप सर्चिंग करना स्टार्ट कर चुके हो। तो यानी कि जितना आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो आप उतना ज़्यादा उसके अंदर जा रहे हो। तो जितना आप इंटरनेट के अंदर घुसते जा रहे हो तो आपको उसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो जब भी हम घर पे भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो हमें उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसका साथ में गाइडलाइन है जो आता है। अब इंटरनेट जब आप यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट किस तरीके से आपको यूज़ करना है। यहाँ पर भी आपको एटिक्वेट्स हैं जो रखने हैं, नेट पर एटिक्वेट नेटिक्वेट रखने हैं, ठीक है। और इसीलिए CBSE ने आपके करिकुलम में इस चैप्टर को जोड़ा है, ताकि आप नए नवेले जो बच्चे हो जिनके हाथ में हमारे देश का भविष्य है, तो वो बच्चे इंटरनेट पर जाकर के कुछ गलत चीज़ें ना कर दें। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जा रही हैं। तो चलिए अब देखिए, आप जो है इंटरनेट पर जाकर के ईमेल करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, उस पर आप जाकर के चैटिंग वेटिंग करते हो, कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, कहीं कमेंट जाकर के करते हो, गेमिंग वगैरह खेलते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके दिन भर की एक्टिविटीज़ के अंदर होती हैं, बिल्कुल, है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमें जो है हमारे नेटिक्वेट्स यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। मतलब यूं ही कहीं जाकर के हम जो है मतलब कोई भी वीडियो जाकर के या कोई भी वेबसाइट जाकर के या कुछ भी हम नहीं लिख सकते हैं। तो हमें पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए कहता है कि यहाँ पर जो गुड नेटिक्वेट्स की बात हो रही है वो कहता है कि अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। बिल्कुल, जब भी हम इंटरनेट पर जाएं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम फालतू की जो पोस्टिंग है या मैसेजेस हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिनका कोई आधार नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हम वो जाकर के बिल्कुल उनको अवॉइड करें, मतलब उनको नहीं करें ऐसे मैसेजेस को। ये हमें कहीं ना कहीं चीज़ पता है,
बट अब आपको ये अच्छे से पता चल चुकी है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो बच्चे आकर के कुछ भी है जो बोलने लग जाते हैं, है ना, नीचे आकर के। मतलब उनका जो मेन अटेंशन होता है वो बिल्कुल हमें डिस्टर्ब करना होता है, हमारी क्लास को डिस्टर्ब करना होता है। तो अभी तो ऐसी हैबिट हो चुकी है कि जस्ट इग्नोर करेंगे लाइव क्लास के अंदर भी। बट अब वो जो बच्चे हैं या वो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपने जो है बैड नेटिक्वेट्स है जिनको अब वो शो कर रहे हैं। तो हमें अच्छे एटिक्वेट्स है, नेटिक्वेट्स है जिनको बनाना है। अब कहता है कि रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी by not sharing personal information, photos, videos that another person may not want publish online। देखिए, अगर आपकी प्राइवेसी अगर आप कहते हो कि हर्ट नहीं होनी चाहिए तो ऑफ कोर्स दूसरे की भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। अगर वो चाहता है कि आप उनकी फ़ोटोज़ को नहीं ऑनलाइन पोस्ट करो तो आप मत करो, है ना। तो हमें जो है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कोई हक नहीं है। आपको अगर शेयर करनी इन्फॉर्मेशन तो आप खुद करिए। आपको अगर अपनी प्राइवेसी जो है अगर आपको लगता है कि ये हर्ट नहीं होना चाहिए, दूसरों को ख्याल रखना चाहिए, तो सेम थिंग आप पर भी लागू होती है, राइट। तो बिल्कुल हमें दूसरों की जो फीलिंग्स है या भावनाएं हैं उनको बिल्कुल समझना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के थ्रू ही क्यों नहीं हम फ्रेंड बने हो, ठीक है। ओके, अब कहता है कि नेवर स्पैम अदर्स बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मैसेज। देखो, ऐसे मैसेजेस जो आप कह लो कि स्पैमिंग होती है ना, जैसे अभी फालतू में ही आप बल्क में ही लंबे लंबे मैसेजेस भेज रहे हो। अब इतना पढ़ने का टाइम कहाँ, आप शॉर्ट में उसको न्यूज़ जो भी चीज़ है वो लिख करके भेज सकते हो, है ना। तो शॉर्ट में अच्छी बात लिखो तो बंदा भी है जो सामने से पढ़ लेता है उस बात को। लेकिन अगर आप पूरी वो कहानी लिखने बैठ गए और पूरी एकदम स्टोरी है जो 3 घंटे वाली, तो वो नहीं। अब ट्रेलर इज ट्रेलर एंड मूवी इज मूवी, है ना। तो मुझे जो है कम शब्दों में भी आप चीज़ें समझा सकते हो, है ना। तो यानी कि हमें फालतू में कोई भी ऐसे मैसेजेस वगैरह नहीं करने हैं। एंड स्पैमिंग बोलते हैं जिसको, नहीं उसका पार्ट या हिस्सा बनना है। शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। ये आपको जानना ज़रूर, क्योंकि आप लोग बच्चे ऑनलाइन गेमिंग बहुत सारा खेलते हो। तो देखिए, अगर आप खेल रहे हो ना तो आपको एक चीज़ जाननी होगी कि जहाँ दिन है वह रात है ना। तो जहाँ सुख है वहाँ दुख है, ऐसी चीज़ें हमने सुनी है। तो जहाँ हार है वहाँ जीत है वहाँ हार है। तो दोनों चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आज तुम जीत गए तो साथ में आसमान पर बैठ गए, है ना, कि तुम तो कभी हार ही नहीं सकते। नहीं, आपने सुना है ना घमंड वाली स्टोरियाँ कैसे चूर चूर होती हैं। वैसे ही हमें अगर जीत गए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सामने वाला हारा है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए यहाँ पर। और हम हारे और आगे वाला जीत गया तो फिर जो है अब देखो दोनों चीज़ें हैं। जब तुम अगर हार गए और आगे वाला जीत गया और आगे वाला हार गया, तुम जीत गया, कभी भी कोई भी चीज़ है जो हो सकती है। तो जब आप खेल रहे हो तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप जो वाली भावना है जो रखनी चाहिए। जैसे अगर हमने अपने क्रिकेट मैचेस को तो काफ़ी बार आपने देखा होगा, अगर कोई एक टीम हार जाती है एक जीत जाती है तो वो दोनों शेक हैंड करते हैं मैच के बाद में। दिस इज़ कॉल्ड द स्पोर्ट्समैनशिप, राइट। तो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में आओ। सिर्फ जीतना ही तुमने ही जीतना है ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। सामने वाले भी तैयारी करके आए हैं। हो सकता है आपकी तैयारी उतनी ना हो जितनी उनकी हो, या आपने बहुत ज़्यादा की हो लेकिन उस दिन अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हो, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो स्पोर्ट्समैनशिप है जो अच्छी रखनी चाहिए। अब डोंट ट्रोल पीपल इन द वेब फॉर्म और वेबसाइट कमेंट्स बाय रिपीटेडली नैगिंग और अनोइंग देम। ट्रोलिंग का हिस्सा ना तो खुद बनना चाहिए और ना ही जो हिस्सा ले रहे हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करो, राइट। अब किसी ने कोई चीज़ अगर डाली है तो बिल्कुल वो ट्रोल हो रहा है बंदा, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने विचार रखना चाहते हो जिसमें कोई भी बड़ी जो है बुरी बात नहीं है, अपने जो विचार प्रकट करना है या रखना और ट्रोल करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और किसी को बात कह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लीजिए आप मेरी क्लास में बैठे और मैं आपको कह रही हूँ कि आपने कोई प्रोग्राम है जो अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा है काफ़ी बार पढ़ाने के बाद भी, तो अब ऐसा है कि मैं तुम्हें ऐसा थोड़ी बोलूँगी कि तुम लल्लू हो, तुम बुद्धू हो, तुम्हें आता नहीं है, कितनी बार पढ़ा दिया। और एक ये वाली चीज़ होगी और एक ये वाली चीज़ की येस तुम कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा तुमने किया, बहुत बेहतर किया, बहुत ही अच्छे से किया। अब दोनों चीज़ों में देखो कितना डिफरेंस है। एक में तो आपकी अगर बची हुई कुछ हिम्मत होगी ना तो वो भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका लूज कॉन्फिडेंस हो रहा है ना तो वो थोड़ा सा भी अप होगा तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो बोलने का तरीका है वो भी होता है। तो ट्रोल के अंदर आप मत घुसिए। अगर आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आप अपनी जो बातें हैं उनको उस तरीके से रखो, ना कि ट्रोलिंग के मकसद से रखो, ठीक
ठीक है, ओके। तो अगर मैंने आपको समझाना है कि आपको अगर प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो मेरे पास में उसका ये भी तरीका है कि मैं आपको जो है इंसल्ट करके कह सकती हूँ, या फिर मैं आपको जो है अच्छे तरीके से, जैसे अभी मैंने समझाया, तो आप कौन सा तरीका पसंद करोगे? ऐसा ही तरीका फिर सामने वाले भी पसंद करते हैं, है ना। अब कहता है कि स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू द टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फॉर्म। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग यूट्यूब वगैरह पर हमारा जो थंबनेल होता है वो कुछ और होता है और अंदर जाकर के हम देखते हैं तो कुछ और होता है ना। बाहर लिखा हुआ था कि बाहुबली, अंदर देखा तो मुझे KGF मूवी निकली। तो यानी कि आप जो चीज़ कर रहे हैं ना, तो वो मतलब जो भी अगर आपने ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट किया है तो उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। स्टिक टू द टॉपिक रहना चाहिए। मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज करने के जो है तरीके बताऊंगी, और मैं बताने चली गई कि जो है ये देखो ऊटी में ये है, मनाली में ये है ना। तो दोनों से क्या हो गया, मिसगाइड हो गए बंदे का टाइम, जो आगे जो व्यूवर्स आ रहे हैं उनका देखने का टाइम जो है, मतलब उनका टाइम खराब हुआ, है ना। ओके, सो अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो डोंट स्वेयर और यूज़ ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो हमें भद्दी लैंग्वेज है जिसका यूज़ नहीं करना है। जब भी हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो हम पोलाइट वे में बात कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा जो है एक हद तक एक हिस्सा रखती है, क्योंकि अगर हम किसी से ढंग से बात नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स कोई हमसे नहीं करेगा, है ना। तो फिर हमारा जो है नेचर वो भी ख़राब होगा, सामने वाले का भी ख़राब होगा। तो आप जो है पोलाइट लैंग्वेज है जो रखिए इंटरनेट पर जब भी आप जा रहे हैं। एंड सॉरी, थैंक यू, ये आम चीज़ें जिसका आप यूज़ कर सकते हो। कोई सॉरी बोलने से छोटा नहीं हो जाता, थैंक यू बोलने से भी कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। तो जहाँ रिक्वायर है जो चीज़ वो आप ज़रूर बोलिए, ठीक है। ओके, सो अवॉइड रिप्लाइंग टू नेगेटिव कमेंट्स विद मोर नेगेटिव कमेंट्स, इंस्टेड ब्रेक द साइकिल विद अ पॉजिटिव पोस्ट। देखिए अगर किसी ने मान लीजिए कोई चीज़ डाली है तो लोग उस पर जो है इसको ट्रॉल करने लग गए और उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। एक मैंने कहा ना वही चीज़ कि अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं है तो आप जो है अपनी बात रखिए, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जिस पर लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं एक पॉजिटिव मैसेज छोड़ करके, राइट। तो मतलब कहने का है कि यार दुनिया में वैसे ही कितनी नेगेटिविटी है जो फैली हुई है, हम उसमें और जा कर के जो है घी में जो है आग में घी डालें। तो हमें जो है थोड़ा सा भी अगर हम किसी को खुशी दे पाएँ तो उससे बहुत भला हो जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है जो दुनिया में लाने की ज़रूरत है, जिसका हिस्सा हम बन सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिविटी का। एंड आप जो है पॉजिटिव पोस्ट करके उस चेन को बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं जो नेगेटिव आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, इफ़ समवन आस्क अ क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर, सो हेल्प, ठीक है, आप हेल्प करिए उसको। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा है तो ऐसा नहीं कि यार अरे मेरे से भी बंदे पूछ रहे हैं ऐसा, है ना। तो मतलब हमें ऐसा भी नहीं बनना है। तो अगर किसी ने कुछ पूछा और आपको पता है तो जनरली यू कैन हेल्प देम, राइट। अब कहते थे कि थैंक यू भी आप हैं जो बोलिए, अगर कोई आपसे कोई हेल्प भी मांग रहा है, अगर आपने भी किसी से मांगी तो थैंक यू शब्द है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड मैं कहूँगी कि अगर सॉरी की भी कहीं ज़रूरत पड़ रही है ना तो स्पीक, राइट। तो ये सारे के सारे नेटिक्वेट्स के अंदर हमारी चीज़ें आई और अगली क्लास में हम लोग डेटा प्रोटेक्शन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और तो चलिए फिर चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाय। हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का। और आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, यानी कि ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको क्लास के अंदर एंड जल्दी से जंप करते हैं क्लास के अंदर। बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए, हेलो माय डियर बच्चा, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का। और आज की क्लास में हम लोग डेटा प्रोटेक्शन के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी है जो इंटेलेक्चुअल है। अब देखिए, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक जो हमने सुनी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी, जो हमारे दादा परदादा से चलती हुई आ रही है, हमारे पापा को मिली, पापा से हमें आगे ऐसे चलती जाएगी, है ना। तो एक ये प्रॉपर्टी है, हमारी कार है वो हमारी प्रॉपर्टी है, चेयर है प्रॉपर्टी है, मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, ये सारी क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये हम इनको टच कर सकते हैं, है ना। हम बता सकते हैं, अगर ये मान लीजिए किसी ने चुरा भी लिया तो हम उसके खिलाफ एक्शन है जो ले सकते हैं, हमारा राइट है ये, है ना। तो हम कहेंगे कि भाई इस तरीके का लैपटॉप था तो
जो इसने है जो चुरा लिया। तो जो है मतलब कहने का कि प्रॉपर्टी है और इसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमारे पास में राइट भी है उसके खिलाफ एक्शन लेने का। अब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे बट हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी के साथ में एक शब्द जुड़ चुका है विच इज इंटेलेक्चुअल। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशंस, लिटरेसी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डिजाइन, सिंबल, नेम, लोगो। तो यानी कि ये जो है ना ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। सीधी सी और सरल सी भाषा में कहें तो जिसमें हमने दिमाग का यूज करके हमने खुद ही उस चीज को उत्पन्न किया हो। मतलब मेरे दिमाग में कोई एक ऐसा आइडिया आया, कोई कार का डिजाइन, कोई लोगो का डिज़ाइन, कोई पोइम आ गई, कोई गाना आ गया, कोई फिल्म की स्टोरी आ गई, ठीक है, कोई ऐसी बुक के बारे में मुझे कोई आइडिया है जो आ गया, कोई उस ऐसा मुझे पेंटिंग है जिसके बारे में मुझे एक आइडिया आ गया। तो मतलब मैंने यहाँ पर किसी की कोई हेल्प नहीं ली है, मैंने यहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ किया और मेरे दिमाग ने ही मुझे एक नई क्रिएटिव चीज़ है जो बता दी कि हाँ ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो अब वो जो है ना प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मतलब वो आपके जो है खुद ही दिमाग से आपको एक आइडिया आता है, इन्वेंशन की बात हो रही है, लिटरेसी वर्क की बात हो रही है, आर्टिस्टिक वर्क की बात हो रही है, कोई डिज़ाइन है, कोई सिंबल है, कोई लोगो है, कोई ऐसी कंपनी का नाम हो गया है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर है जो बेसिकली आएंगी। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर बात हो रही है तो कहता है कि द ऑनरशिप ऑफ सच कॉन्सेप्ट लाइज विद द क्रिएटर। जिसको इसका आइडिया आया है, ठीक है, वही उसका जन्मदाता है, यानी कि वही उसका क्रिएटर है, ठीक है। अगर मेरे दिमाग में कोई ऐसी एक मूवी की कहानी है जो आती है और अब वो मेरे माइंड की उत्पत्ति है ना, मैंने उस प्रॉपर्टी को इन्वेंट किया है, तो बिल्कुल उसका क्रिएटर कौन है? मैं हूँ, ठीक है। तो स्टोरी जो राइटर है वो कौन है? वो मैं हूँ उसका, क्योंकि वो आइडिया मेरे दिमाग में सबसे पहले है जो आया है। अब देखिए इसमें ये चीज़ हो रही है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें आपने अपने दिमाग का यूज़ करके कोई ऐसी चीज़ है जो इन्वेंट की है, तो अब इसमें हक किसका है? अगर आप क्रिएटर हो इसके तो हक किसका है? आपका है। अब इसको आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर ये जो प्रॉपर्टी है जैसे घर है या चेयर है या लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर ये कोई चुरा लेता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास में इतने राइट्स हैं। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर ऐसी प्रॉपर्टी को भी कोई चुराने की कोशिश करे या चुरा ले तो हमारे पास में राइट्स हैं कि हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन है जो ले पाएं, राइट। ओके, बिल्कुल। जो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने किसी को थोड़ा सा बताया कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे करके कोई जो है कहानी आ रही है। अब सामने वाला बंदा उसमें 4 चीज़ें और ऐड करके 5वें बंदे को बता देता है ना। तो ये गलत चीज़ है ना। वो आइडिया किसके दिमाग में आया? वो मेरे दिमाग में आया। मेरा तो वहाँ पर नाम ही नहीं, मुझे पता चला कि उस पर तो कोई एल्बम भी है जो बन गया। तो ऐसे अगर मैं उसका कॉपीराइट करा लेती तो हिम्मत नहीं होती सामने वाले की उस आइडिया को कॉपी करने की या चुराने की, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क। अब ऐसा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस तरीके की है? क्या वो कोई इन्वेंशन है, क्या वो कोई आर्टिस्टिक वर्क है, या कोई वो एक सिंबल या फिर कंपनी का नाम या फिर कोई लोगो है? तो मुझे अलग अलग तरीके से इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसका कॉपीराइट करवा सकती हूँ, मैं पेटेंट ले सकती हूँ, मैं ट्रेडमार्क करा सकती हूँ, राइट। तो ये डिपेंड करेगा। अब कहते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो जैसे मैंने तीनों चीज़ें बताई, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, ये 3 चीज़ें आपके पास में आ गई ना। अब इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बिल्कुल है जो समझते हैं। अब पहली चीज़ आती है आपके पास में विच इज़ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर आपके पास में आता है कोई भी एक ऐसा जैसे वर्ड हो गया, लोगो हो गया, कोई फ्रेज हो गया, जैसे पहले इस विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, है ना। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो एक फ्रेज हो गया, एक डिज़ाइन हो गया, एक लोगो हो गया, एक वर्ड हो गया, उस कंपनी का पर्टिकुलर नाम, उसका लोगो। तो ये जो होता है ना ये ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। तो हमें उसके लिए ट्रेडमार्क है जो उसको लेना पड़ेगा। तो जैसे कोका कोला है ना। अब देखिए ऐसा है कि इसके अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें तो अ वर्ड, फ्रेज, डिज़ाइन और अ कॉम्बिनेशन दैट आइडेंटिफाई योर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अदर्स। अब देखिए मेरे पास में मान लीजिए कोई शूज़ है ना। तो अब वो एक पर्टिकुलर कंपनी के हैं, मान लो वो नाइकी के हैं। तो उसके सिंबल को देख करके दूर से पता चल गया कि ये नाइकी के हैं, ये उस
XYZ या किसी भी और के नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक पहचान हो गया ना उस कंपनी की। जैसे मैंने आपके सामने अभी ये जो फ्रेज जो मतलब आपको एक चीज़ बताई कौन सी कि यही पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कहा लेट्स क्रैक इट, तो आपके दिमाग में किसका नाम है जो आया होगा। तो मतलब वो एक कंपनी की पहचान हो गया, है ना। तो बिल्कुल जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है या ये उस कंपनी से बिलोंग करता है, ठीक है। ओके, अब देखिए पेटेंट की बात होती है तो पेटेंट में एक ही शब्द आता है सामने विच इज़ इन्वेंशन, क्योंकि ये आविष्कार के लिए यूज़ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ पहले दुनिया में नहीं है, ठीक है। एक नई यूनिक एक आपने ऐसी टेक्निक या तकनीक कह लो, है ना, तो वो आपने इन्वेंट की है, ठीक है। मतलब आपने दुनिया को रूबरू कराया उस एक इन्वेंशन के साथ में, है ना। तो जो है हमारा पेटेंट उससे बिलोंग करता है, तो तब हमें पेटेंट लेना पड़ता है इन्वेंशंस के लिए, ठीक है। तो ये तकरीबन आपको अगर कह लेना तो 20 साल के लिए मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचो कोई इन्वेंशन 20 साल के लिए तो रहेगी, है ना। तो जैसे अगर बल्ब का आविष्कार जब हुआ था तो वो आविष्कार था। आज मैं तुम्हें कह दूं कि मैंने बल्ब बनाया जी अपने घर पे, आप कहोगे वो तो थॉमस एडिसन ने न जाने कब का बना रखा है। तो वो इतने सालों के बाद में कोई इन्वेंशन नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि वो आम जनता के लिए चीज़ें आम हो जाती हैं, राइट। तो अब ऐसा है कि पेटेंट होता है ना वो 20 ईयर्स के लिए होता है, और ये इन्वेंशंस के लिए बेसिकली लोग हैं जो कराते हैं, ठीक है। न्यू टाइप ऑफ हाइब्रिड इंजन, तो मतलब जैसे आपने कोई ऐसा कोई इंजन बना दिया, कोई जैसे आपने कुछ ऐसा जो यूनिक हो, बिल्कुल इन्वेंशन समझते हो ना, तो बिल्कुल उसके लिए पेटेंट होगा। जैसे कॉपीराइट की अगर बात हो रही है तो कॉपीराइट कोई आर्टिस्टिक कोई लिटरेसी वर्क हो गया, ठीक है, कोई ऐसा कोई नॉवल की बात है, कोई मूवी की स्टोरी है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसका कोड कह सकते हो, कोई फोटोग्राफ है, पेंटिंग है, तो मतलब जो बिलोंग करती है उस ओरिजिनल क्रिएटर से जिसने उसको इन्वेंट किया, मतलब क्रिएट किया है। इन्वेंशन तो एक अलग चीज़ होगी, मतलब यहाँ इन्वेंट वर्ड इस सेंस में ले रहे हैं कि कोई आर्टिस्टिक काम, जैसे मेरे दिमाग में कोई गाना आ गया, है ना, मैंने उसके लिरिक्स है जो लिख दिया, अब मैंने सामने वाले को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में थॉट है जो गाने का, अब उसने 4 लाइनें जोड़ करके उसको गा दिया आगे, तो ऐसा वो ना करे इसके लिए मैं उसका कॉपीराइट है जो ले लूँगी। तो मतलब अब कोई नहीं उसको कॉपी कर सकता, तो वो किससे बिलोंग करता है, वो मेरे से बिलोंग कर रहा है अभी। जैसे मूवी के नाम भी लोग हैं जो कॉपीराइट करा के रखते हैं, ताकि क्या है कि भाई कोई जो है कल को जो है वो नाम ना चुरा ले, है ना। अगर कोई किसी को सीक्वेंस बनाना है किसी मूवी का, जैसे मैंने कोई एक मूवी बना दी XYZ, अब उसको XYZ 2 बनानी तो उससे कॉपीराइट मुझसे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉपीराइट यानी कि ओरिजिनल जो क्रिएटर है ना उसके पास ही हक है, बिल्कुल यार उसने चीज़ वो क्रिएट की है तो हक उसी के पास होगा ना, ठीक है। ओरिजिनल जो क्रिएटर है जो करता धरता है, राइट। ओके, तो जैसे आपने कहा लेट इट गो, फ्रोजन, है ना, तो ये मतलब ये सॉन्ग हो गया या मूवी वगैरह हो गई, है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, ये कॉपीराइटेड है, ठीक है। तो हम अगर कॉपीराइटेड चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस क्रिएटर से बिना पूछे, उसका कॉपीराइट लिए बिना, तो बिल्कुल हमारे खिलाफ एक लीगल एक्शन है जो लिया जा सकता है। तो जब तक ऑथर की लाइफ रहती है तब तक उसके साथ जो है उस पर्टिकुलर वो चीज़ रहती है, राइट। तो ये कॉपीराइट हमारा हो गया और ये पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, राइट। एंड अगली क्लास के अंदर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं IPR वायलेशन, यानी कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं इनको ब्रेक अगर करते हैं तो क्या कैसे कैसे उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है और क्या क्या बोलते हैं उनको, है ना, राइट। और अगर मुझे एक ही झटके में आपको चीज़ समझानी हो तो कोड ऑफ एनी सॉफ्टवेयर जो कि प्रोटेक्टेड होगा किसके द्वारा, कॉपीराइट के द्वारा। फंक्शनल एक्सप्रेशन ऑफ द आइडिया विल बी प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट, बिल्कुल कोई एक ऐसा आविष्कार आप कह लीजिए, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो जिससे पहले उस दुनिया में नहीं थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी कोई ऐसा जैसे मैं इस पेन के जैसा ही कोई कलर चेंज करके पेन बना दूं, नहीं, दैट्स नॉट एन इन्वेंशन। मैं कोई ऐसा पेन बना दूं जो एक लेटर लिखे रेड में, एक लेटर लिखे ब्लू में, कोई ऐसा, मुझे नहीं पता कि ऐसा पेन हो भी सकता है, मे बी, मैं सिर्फ एक आइडिया आपको दे रही हूँ। तो ऐसा अगर नहीं पहले बना तो दैट्स कॉल्ड एन इन्वेंशन, है ना। तो उसके लिए पेटेंट होगा। द नेम, लोगो किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी कंपनी का, दैट इज वॉट हमें उसके लिए रजिस्टर कराना होगा, ट्रेडमार्क यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, यानी कि हमारी जो वो प्रॉपर्टी जिसमें हमने अपने दिमाग का यूज़ करके उसको इन्वेंट है जो किया है, उसकी उत्पत्ति की है, ठीक है। तो चलिए फिर आई होप आपको IPR समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।
बाय बाय। एंड हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय। हेलो माय डियर बच्चा, क्लास 12th आईपी, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास में हम लोग जी बिल्कुल करने वाले हैं प्लेगरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, जंप करते हैं और देखते हैं। बट उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जंप करते हैं। ओके, तो स्वागत है बच्चा आपकी इस क्लास में। तो जो हमारी अंतिम क्लास थी ना, उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें देख चुके थे, ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट। एंड आज की क्लास में हम लोग जो है आईपीआर वायलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अभी देखिए क्या है कि आईपीआर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में 3 चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। ट्रेडमार्क पढ़ा था, हमने पेटेंट पढ़ा था और कॉपीराइट पढ़ा था। अब ऐसा है कि अगर इन तीनों में से किसी को भी कोई ब्रेक करने की कोशिश करे तो वही होती है आपकी आईपीआर वायलेशन। मतलब आपका जो कॉपीराइटेड मटेरियल है उसको आपकी परमिशन के बिना कोई यूज़ करने की कोशिश करता है तो वो वायलेशन, रूल को तोड़ रहा है। तो उसी के अंतर्गत, उसी के अंडर में हमारे पास में आईपीआर वायलेशन के अंदर आ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी प्लेगरिज्म की। तो इसी के अंदर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेगरिज्म के बारे में। तो प्लेगरिज्म कहता है कि प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क as one's own idea or work is called plagiarism। समझ में आई बात? किसी का और का जो आइडिया है, किसी और का जो काम है, आप उसको अपना बना करके आगे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो तो वही एक प्लेगरिज्म के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि इफ़ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स और द ओरिजिनल क्रिएटर देन इट इज़ कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। आपको आपकी टीचर ने मान लीजिए एक पीपीटी बनाने के लिए बोला, आपको कहा कि आप स्वच्छ भारत के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना करके लाओगे। अब ऐसा है कि हम इतने अंतर्यामी तो नहीं हैं कि सारी चीज़ें हमें ऐसे ज्ञान में हमारे भरी होंगी और हम सारी चीज़ें टाइप कर देंगे। हमें कहीं ना कहीं से उसकी मदद है जो लेनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगी, मैं इंटरनेट खोलूँगी और उस पर जो है फ़ोटोज़ वगैरह देखूँगी और अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने की कोशिश है जो बिल्कुल करूँगी, है ना। ओके, तो अब बात यहाँ पर आती है कि आपने इंटरनेट पर कुछ भी आपको मिला तो आपने उसको अपनी पीपीटी में लेकर के आए। मान लीजिए किसी ने कोई पोएम लिखी थी, मान लीजिए किसी ने कोई थॉट लिखा था, कोई ऐसी 2-4 लाइनें लिखी थी या कोई फ़ोटो थी। अब मैंने उस वेबसाइट से उसको चिपका दिया अपने पास में। कुछ कंटेंट मिला किसी का, वो भी मैंने चिपका दिया। अब मेहनत किसी और की, काम किसी और का, मैंने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट किया है और मैं इसको अभी शो कैसे कराऊंगी कि भाई ये मैं बना करके लाई हूँ, है ना। तो यानी कि ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसके अंदर, प्लेगरिज्म के अंदर। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं क्या कि आप जहाँ से भी उस मटेरियल को लेकर के आ रहे हैं, उस फोटो को लेकर के आ रहे हैं, उस कोड को लेकर के आ रहे हैं, जो भी उस वेबसाइट पर मेंशन है या जहाँ से भी, आप उसको साइट कर दीजिए। यानी कि आप उसका सोर्स दे दीजिए कि ये वहाँ से लिया गया है। यानी कि जिसका क्रेडिट जिसको जाना चाहिए वो उसको जाएगा, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जाने अनजाने प्लेगरिज्म कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ सीरियस एथिकल ऑफेंस एंड समटाइम कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। तो ये फ्रॉड भी माना जा सकता है क्योंकि आप धोखा कर रहे हो किसी के साथ में। इवन इफ वी टेक द कंटेंट दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज वी शुड साइट द ऑथर और सोर्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म। अगर वो फ्रीली अवेलेबल है तो भी हमें उसमें मेंशन करना चाहिए कि ये यहाँ से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि जो उसका क्रिएटर है, जो उसका ऑथर है, उसको उसका क्रेडिट अवश्य मिलना चाहिए। एक्सीडेंटल हो सकता है, डेलिब्रेट हो सकता है, जिसको हम एक्सीडेंटल को अनइंटेंशनल, डेलिब्रेट को इंटेंशनल, तो दोनों तरीके से प्लेगरिज्म हो सकता है। एक्सीडेंटल की बात करेंगे, डेलिब्रेट की बात करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, यानी कि आपको पता नहीं था और या फिर आपने क्या किया, किसी का डेटा उठाया, उसमें अपना खुद का थोड़ा बहुत चेंजेस, मतलब खुद का माइंड आपने यूज़ करके थोड़ा बहुत उसको चेंज करके ला दिया, लेकिन है तो वो भी प्लेगरिज्म ना। आपका आइडिया आपका खुद का प्योर नहीं है, आपने उसको कॉपी
कॉपी किया, जस्ट अपनी 4-5 लाइनें टेपी और आगे भेज दिया, ठीक है। हाँ, इसके जो है केसेस, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म केसेस आर लेस सीरियस, इतने सीरियस नहीं भी हो सकते, लेकिन जो इंटेंशनली होता है, डेलिबरेटली किया जाता है कि आप एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करके ले आए, आपने खुद का दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सारा जो कंटेंट था वो दूसरे का था, आपने सिर्फ उसको कॉपी किया और आगे ले गए, तो इसके लिए आपको जो है जो आपको फाइन वाइन भी है जो भरना पड़ सकता है अगर ऑथर आपके खिलाफ एक्शन ले तो, ठीक है। अब देखिए आप कैसे अवॉइड कर सकते हो प्लेगरिज्म को, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप अपना खुद का आइडिया यूज़ कर सकते हो, अपने खुद के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हमारे पास शब्दों की कमी या आइडियाज़ की कमी कम पड़ रही है तो हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हम तब क्या करेंगे, ऑलवेज प्रोवाइड अ रेफरेंस और गिव क्रेडिट टू द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन। जहाँ से हमने उस इंफॉर्मेशन को लिया है, चाहे वो विकिपीडिया हो, चाहे वो XYZ हो, हमें उसको उसका क्रेडिट देना चाहिए। हम सोर्स में डाल सकते हैं कि ये यहाँ से लिया है। साइड द नेम ऑफ द वेबसाइट या फिर URL, नेम ऑफ द ऑथर एंड एक्नॉलेज देम इफ यू हैव यूज्ड देयर वर्क आफ्टर रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस चेंजिंग सम ऑफ द वर्क। बिल्कुल, अगर आप उसमें से कोई चेंज भी कर रहे हैं ना, तो भी आपको साइट करना चाहिए। इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बुलेटेड नोट्स इन योर वर्ड्स। बुलेटेड नोट्स का मतलब है हाईलाइट के तौर पर आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा कॉपी ही पेस्ट कर दो। डेवलप योर राइटिंग स्किल्स, खुद टाइप कर लो, ठीक है। ओके, सो ये सारे प्लेगरिज्म से बचने के तरीके हैं, राइट। ओके, अब आता है जी कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। कॉपीराइटेड क्या चीज़ है आपको बता दिया मैंने लास्ट क्लास में। तो अब कॉपीराइट जो चीज़ हो रखी है, आप उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। इन्फ्रिंगमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन। वो जो वर्क कॉपीराइटेड है, आप उस बंदे से उसकी परमिशन लिए बिना या उसको पैसे वैसे दिए बिना आप उसको यूज करने लग गए, ऐसा कैसे कर सकते हो? सो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट के अंदर है, जो बिल्कुल आता है, ठीक है। सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इट इन आवर प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हमने उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लिया डाउनलोड करके, और वो इमेज कॉपीराइट भी हो सकती है, बट द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स अ फ्री यूजेज। क्योंकि बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो फ्री नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको यूज कर लेते हैं, है ना। तो हमें नहीं पता होता, हम जाने अनजाने कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कर रहे होते हैं, कॉपीराइट के रूल को ब्रेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो फ्रीली अवेलेबल है फिर आप उसको यूज कर रहे हो तो वो प्लेगरिज्म हो जाएगा, है ना। तो प्लेगरिज्म से बचने के लिए हम उसको साइट कर दें, लेकिन अगर वो कॉपीराइटेड चीज है और आप उसको यूज कर रहे हो, इवन ऑल्दो तुमने उसको साइट भी कर दिया, तो भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको ऑथर की परमिशन नहीं मिली है ना। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे कई बार कोई कविता हम किसी भी जो है कवि की गा देते हैं, तो बेशक हमने सबको पता है कि भाई ये कविता उनकी है, लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, क्योंकि हमने जिनके पास उसके अभी कॉपीराइट पड़े होंगे, हमने उनसे परमिशन थोड़ी ना ली है ना। हम पब्लिक में ऐसे किसी का गाना नहीं गा सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। बेशक सबको पता है कि वो उसका गाना है, या हम उसको साइड भी कर दे तो भी, ठीक है। देन यूजिंग such an image even after giving the reference of the image in our project is a violation of copyright। बिल्कुल, आप चाहे उसको साइड भी कर दो तो भी आप रूल तो ब्रेक कर ही रहे हो, ठीक है। तो कॉपीराइटेड जो भी चीज़ है, आप पहले परमिशन लो, या फिर वो आप उससे खरीद सकते हो। अगर कोई सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, कॉपीराइट है ना, तो आप उसको यूज़ करो, ठीक है। नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते, राइट। ओके, अब ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट किसके अंदर आता है? देखिए, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट यानी कि ट्रेडमार्क की ही कॉपी कर देना। जैसे हम एज इट इज़ कॉपी तो खैर सोच भी नहीं सकते, हम उसके लमसम भी नहीं कर सकते, 19-21 का फासला भी नहीं रख सकते। जैसे मैकडॉनल्ड का ऐसे है तो हम उसको कॉपी करके ऐसे नहीं रख सकते, एडिडास का ऐसे है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। फेसबुक का मैं फेस लुक नहीं कर सकती हूँ, राइट। तो मैं उनका जो लोगो है उसको ना तो एज इट इज़ बना सकती हूँ, ना उसके जैसा मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि आप उसका रूल ब्रेक कर रहे हो और आपके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि वो रजिस्टर होगा कहीं ना कहीं, तो उसका जो ओनर है वो आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है। इट मीन्स अनऑथोराइज यूज ऑफ अदर्स trademark on product and services. An owner of trademark
may commence legal proceeding against someone who infringing its registered trademark. Right, okay. अब बच्चों को डाउट होगा कि what is the difference between copyright infringement और plagiarism. देखिए जैसे मैंने भी इसको यहाँ से लिया हुआ है, मैंने इसका डाल दिया है सोर्स, तो कहता है कि plagiarism refers to the act of taking someone else's work, idea and passing them off as one's own. अब वो दूसरों को ऐसे दिखा रहे कि जैसे उसने खुद ने बनाया हो उसको, चाहे वो कोई आइडिया हो या कोई काम हो या कोई फोटो वटेवर, है ना. कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रेफर्स टू द यूज ऑफ कॉपीराइटेड जो प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड मटेरियल है, ठीक है, बिना उसकी परमिशन के. राइट, तो कॉपीराइटेड कोई भी चीज़ है आपको पहले परमिशन लेनी ही पड़ेगी. ये एक एथिकल इशू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन हो सकता है अगर आप कॉपीराइट को ब्रेक करते हैं. इन्वॉल्व्स कॉपिंग एनी वर्क इंक्लूडिंग वर्क दैट हैज़ नो कॉपीराइट. इसमें कॉपीराइट अगर चीज़ आ ही गई तो फिर वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा. अगर कॉपीराइटेड नहीं भी है तो भी अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं. जनरली इन्वॉल्व्स रिटन वर्क इन बोथ प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इन्वॉल्व म्यूजिक, आर्ट, ये जो कॉपीराइटेड चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह, है ना, तो ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं. इसके खिलाफ आपके खिलाफ कोई ऐसा लीगल एक्शन हो सकता है, लेकिन आपको पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ सकती है. ठीक है, तो ये एथिकल से चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्राइम के अंडर चीज़ आ जाती है. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अंतर है. अगली क्लास में हम लोग लाइसेंसेस के बारे में है जो यहाँ पर चीज़ें जानेंगे. आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी. तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बिल्कुल गॉड ब्लेस यू. तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करते हैं जी लाइसेंसिंग को, और आज हम लोग जीपीएल और सीसी, ये जो दो टाइप के पब्लिक लाइसेंस हैं, इनके बारे में हम लोग चीज़ें जानने वाले हैं. एंड चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के साथ में क्लास में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लाइसेंस के बारे में. तो जैसे ही लाइसेंस शब्द आपके सामने आता है तो आपको शायद ड्राइविंग लाइसेंस की याद आ जाती होगी, है ना. हाँ, हम थोड़ा सा उससे रिलेट करके ही चीज़ें एक बार स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लाइसेंस. अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस एक तरीके से आपके पास में एक परमिशन हो जाती है कि आप ये वाला व्हीकल चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो. तो मतलब सड़क पर अगर आपको कोई व्हीकल चलाना तो उससे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन लिखित में कहाँ पर आती है आपके पास में, लाइसेंस के तौर पर, है ना. जैसे आप सामने वाले को दिखा पाते हो कि लाइसेंस मेरे पास है, दैट मीन्स कि मैं एलिजिबल हूँ इस व्हीकल को चलाने के लिए, है ना. तो इट इज़ ए वन काइंड ऑफ परमिशन, आपको ग्रांट हो चुकी है वो परमिशन कि आप अभी ड्राइविंग कर सकते हो. अब यहाँ पर लाइसेंस का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम इस ड्राइविंग वाले को यहाँ पर एग्जांपल लें तो देखिए क्या होता है कि जो कि कॉपीराइटेड मटेरियल होता है, जिसको भी कॉपीराइट कराया जाता है, अब उसको कोई भी बंदा यूज़ नहीं कर सकता, आम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. अब ऐसा है कि हम अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसका लाइसेंस है जो खरीदना पड़ेगा ऑथर से, क्रिएटर से, जिसके पास उसका कॉपीराइट है. वो हमें परमिशन देगा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस ढंग से कर सकते हैं, वो सारी गाइडलाइंस उसके अंदर होगी. अब कहते हैं कि कॉपीराइट सम टाइम पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूजेस ऑफ कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स. अब कॉपीराइटेड जो मटेरियल है वो तो कॉपीराइटेड है, अब किसी के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको यूज़ कर पाएँ. अब लाइसेंस जब हमें मिल जाएगा तो हमारे पास एक परमिशन हो जाएगी कि हम उसको बेसिकली यूज़ कर सकते हैं उस कॉपीराइटेड चीज़ को. ठीक है, अब ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम लाइसेंस की ही बात करें तो इफ़ अदर्स आर अलाउड टू यूज़ एंड बिल्ट अपॉन द एग्जिस्टिंग वर्क, अगर वो एग्जिस्टिंग वर्क है जो भी कॉपीराइटेड है, अगर हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस के थ्रू चीज़ हो जाएगी. मतलब एक एग्रीमेंट है ये, है ना. जिस बंदे से हमने खरीदा है वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या जो भी है ना, तो हमें लाइसेंस मिल गया है, एक एग्रीमेंट हो गया हमारा और उसके बीच में. ठीक है, दैट इज लाइसेंस. इट विल एनकरेज द कोलैबोरेशन एंड वुड रिजल्ट इन न्यू इनोवेशन इन द सेम डायरेक्शन. अगर मान लीजिए उस कॉपीराइट जिसका भी कॉपीराइट है, मैंने उससे लाइसेंस लिया और उसने मुझे उसको चेंज करने की भी परमिशन दे दी, तो इससे क्या हो जाएगी, न्यू इनोवेशंस नहीं होगी. मतलब मैं उसमें कोई नए चेंजेस करके उससे कोई नई चीज़ें बना सकता हूँ, है ना. तो इसीलिए हम लाइसेंस है जो लेते हैं. अब लाइसेंस की कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें वो ऑथर देता है, जिसने भी
उसको क्रिएट किया होता है। तो लाइसेंस प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर अदर्स टू यूज़ द एग्जिस्टिंग वर्क। हम उस एग्जिस्टिंग वर्क को यूज़ कर सकते हैं, एक परमिशन हमारे पास में मिल गई लाइसेंस के तौर पर, ठीक है। ओके, अब लाइसेंस के तौर पर हमें जब परमिशन मिल गई तो कहता है कि व्हेन ऑथर्स शेयर देयर कॉपीराइटेड वर्क्स विद अदर्स अंडर पब्लिक लाइसेंस, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं पब्लिक लाइसेंस को जीपीएल और सीसी के अंदर, इट अलाउज अदर्स टू यूज एंड मॉडिफाई द कंटेंट। बिल्कुल, कॉपीराइटेड मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। अब सीसी यानी कि क्रिएटिव कॉमन्स। अब क्रिएटिव कॉमन्स की बात हो रही है तो ये कहता है कि ये कॉपीराइटेड वर्क होता है ना, तो उस पर ये जो है अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से हम कॉपीराइटेड मटेरियल को बेसिकली यूज कर पाते हैं। वो तभी कर पाते हैं, कहता है कि इट यूज्ड व्हेन एन ऑथर वांट्स टू गिव पीपल द राइट टू शेयर यूज बिल्ट। मतलब जो ऑथर है, जो करता है, जो क्रिएटर है ना, इन्वेंटर है, अगर वो इसकी परमिशन दे तो, ठीक है। अब बेसिकली ये क्रिएटिव कॉमन है, तो क्रिएटिव से मतलब है कि जितने भी क्रिएटिव वर्क है, जैसे कि वेबसाइट हो गया, म्यूजिक, ये सारे कॉपीराइटेड है ना, बट हम इनको यूज कर सकते हैं अगर वो अंडर सीसी के आते हैं, तो सीसी की वजह से हम उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो कहता है कि द वर्क लाइसेंस्ड अंडर सीसी इज गवर्न्ड बाय द कॉपीराइट लॉ। बिल्कुल, जितने भी कॉपीराइटेड वर्क हैं, जिनको भी हम सीसी के सीसी के थ्रू हम उसको यूज कर पा रहे हैं, वो सारे कॉपीराइटेड लॉ के अंदर ही आते हैं क्योंकि वो कॉपीराइटेड है। सो अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग, जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारे कॉपीराइटेड ही हैं, इनके अंदर ही आते हैं। क्रिएटिव है तो कॉपीराइटेड को हम यूज कर पा रहे हैं इस सीसी के ही थ्रू, है ना। अब कहते हैं कि द सीसी सर्च फीचर ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक्स द लाइसेंस्ड मटेरियल ईजियर टू फाइंड। जितना भी ऑनलाइन डिजिटल मटेरियल, डिजिटल डेटा पड़ा हुआ है, हम उनको फ्रीली यूज कर पा रहे हैं, चाहे वो कॉपीराइटेड है ना। वो सीसी की ही वजह से हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑथर ने उसकी परमिशन दे रखी है, जो भी क्रिएटर है उसने परमिशन दे रखी है इसके अंडर में कि हाँ तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। द ऑथर ऑफ द कंटेंट इज गिवन फुल फ्रीडम टू सेट अप कंडीशन टू यूज देयर वर्क, ठीक है। अब जीपीएल की बात होती है, कहता है कि जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीपीएल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, पहली चीज ये, ठीक है। अब जीपीएल की बात करें ना तो इसके साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है जीएनयू। ये जीएनयू जीपीएल इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब देखिए जीएनयू है ना, जो बेसिकली अगर हम जीएनयू की बात करें तो इसको जो बनाने वाले शख्स हैं उनका नाम है, मतलब इसको जिसने जो है नॉलेज में लेकर के आए इस दुनिया की, उनका नाम है जी रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1989 के अंदर। ऐसा था कि अगर जीएनयू की बात करें तो जीएनयू की फुल फॉर्म है जीएनयू नॉट यूनिक्स, ठीक है। अब यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जब ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, यूज़ ऐसे नहीं। तो जो है ना रिचर्ड, इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा जो है सिस्टम बनाया जाए जिसमें फ्रीली आप यूज़ कर पाओ, ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर पाओ, रन कर पाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। तो कॉपी लेफ्ट एक तरीके से उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, रिचर्ड ने ही, ठीक है। तो फिर आपका जीपीएल है जो एक नॉलेज के अंदर आया और इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस की, ठीक है। तो अब कहते हैं कि जीपीएल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस विच ग्रांट्स द रिसिपिएंट, जो भी इसको रिसीव कर रहा है, राइट टू कॉपी, राइट टू मॉडिफाई, राइट टू रन, राइट टू रीडिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम इसी की वजह से ही फ्रीली सॉफ्टवेयर को यूज भी कर पाते हैं। मतलब इसमें आपको जो स्टडी करना, रन करना, शेयर करना, मॉडिफाई करना, तो ये आपको 4 तरीके की फ्रीडम यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो मतलब फ्री सॉफ्टवेयर का एक लाइसेंस हो गया, तो फ्रीली आप यूज़ करो। जीपीएल के अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आते हैं, तो हम उनको फ्रीली आज भी है जो यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब आता है अपाचे लाइसेंस। अपाचे लाइसेंस कहता है कि अपाचे 2.0 राइट कैन बी अप्लाइड टू बोथ, कॉपीराइट पर भी और पेटेंट पर भी। अब जब आपने अपाचे लाइसेंस ले लिया ना, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो राइट आपने लिया है वो कभी भी एंड नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड ये अप्लाई हो जाएगा। आपको इसकी कोई फी भी नहीं भरनी है और ये पूरे मतलब आज आपने लिया है तो वर्ल्ड में कहीं पर भी ये जो है वैलिड होगा, ठीक है, और हमेशा के लिए आपने उसको ले लिया, ठीक है। तो अपाचे लाइसेंस ये कहता है। अगली क्लास के अंदर बाकी की चीज़ें हैं जो करने वाले हैं। तो ये 3 तरीके के जो लाइसेंस थे ये मैंने आपको बता दिए, सीसी, जीपीएल और हमारा अपाचे लाइसेंस, राइट। तो ये आपके सिलेबस में था। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास में नई चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि है साइबर क्राइम। स्वागत है आप सभी बच्चों का। मैं लवजीत अरोरा और आप पहुंच चुके हो टेक क्वीन के इस चैनल के ऊपर और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो किसके लिए, साइबर क्राइम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो सब बच्चों को नमस्ते, नमस्कार टू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब बच्चों को नमस्ते एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं क्लास 11th के लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर साइबर क्राइम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये सेम टू सेम क्लास 12th आईपी के अंदर भी है, तो डोंट वरी अगर इसको 11th CS देख रहा है या 12th आईपी देख रहा है, राइट। ओके, तो चलिए साइबर क्राइम से आपको क्या चीज़ समझ में आती है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसको बड़ी मलाई की तरह समझते हैं। ये जो शब्द है ना, इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक है साइबर और दूसरा है क्राइम। आपको क्या समझ में आता है साइबर से? साइबर बोले तो मैम मुझे समझ में आता है कि इंटरनेट रिलेटेड है। ठीक है, मतलब एक इंटरनेट की दुनिया, साइबर की दुनिया, साइबर वर्ल्ड, है ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं। और दूसरी शब्द अगर यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम इस शब्द को देखें तो क्राइम, यानी कि थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है। हमें लगता नहीं कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए इस वर्ड को, बट कहीं ना कहीं हमें पता है क्राइम जो मतलब कहने का मतलब है कि जो इलीगल एक चीज़ हो रही है। ठीक है, हम समझते हैं ना कि क्राइम क्या है, बस वो जो क्राइम आप समझ रहे हो ना बिना बोले भी, तो वही क्राइम हो रहा है कहाँ पर, साइबर दुनिया के अंदर। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया पर होने वाला क्राइम हमारा साइबर क्राइम हो गया, राइट। तो पहले जब क्राइम हुआ करते थे, जब साइबर की दुनिया नहीं थी, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, तब भी समहाउ थोड़ा बहुत जो भी यूज़ करते थे वहाँ क्राइम हो रहे थे। लेकिन अब जो हमारी पहुँच है या अब जो हमारा टाइम है वो ज़्यादातर यहाँ स्पेंड हो रहा है कहाँ, साइबर वर्ल्ड के ऊपर। मैं कहती हूँ अक्सर अपनी क्लास के अंदर कि आज का जो इंसान है ना वो दो दुनिया के अंदर जी रहा है। पहली दुनिया जो उसकी असली दुनिया है, एक्चुअल दुनिया है, जहाँ उसको सच में रहना चाहिए, मतलब सच में मुझे जा कर के फिजिकली है जो गले लगा करके विश करना चाहिए बर्थडे, बजाय कि मैं इंटरनेट पर इंस्टा पर या फिर मैं जो है फेसबुक पर, इन पर मैं जा कर के बर्थडे विश करूं। मतलब घर में दो बंदे रह रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बट येस जो साइबर दुनिया ना, जो वर्चुअल दुनिया है, उनके लिए हम दोनों जो है कूल डैम होने चाहिए। मतलब हमें जो है विश वहाँ पर हम कर देंगे अपनी लाइफलाइन और पता नहीं क्या क्या लिख करके, लेकिन आपस में हम शायद उतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद पता चल रहा है कि बंदे दोनों अलग हो रहे हैं, है ना। तो फिर हमारे जैसे जो आम लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार कल परसों तो ऐसे फोटोज आ रही थी और आज क्या हो गया, है ना। तो मतलब ये एक नकली दुनिया, इसीलिए तो इसको वर्चुअल दुनिया बोला गया है ना, साइबर की दुनिया, जहां पर हमें चेहरे दिखाए जाते हैं बहुत खुश, मतलब वो फेस दिखाया जाता है जो एक्चुअल दुनिया से बहुत ही हट करके है। और अगर हम देख लेना कि यार सुबह से लेकर शाम तक हम कर क्या रहे हैं, हमारी जो दुनिया है ना वो जो मोबाइल की कितने भी इंच की जो भी स्क्रीन है ना, बस उसी के अंदर लिमिट होकर के रह चुकी है। तो हमारी जो खिड़की है ना वो है एक दुनिया को देखने का जो नज़रिया हो गया है ना, अब उस खिड़की के थ्रू है, उस मोबाइल के थ्रू है, जो हम दुनिया को ऐसे झपक लगा लेते हैं दुनिया की कि दुनिया शायद ऐसी है, बट हमें उसे कहीं ना कहीं बाहर आकर के एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि नहीं, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है एंड दुनिया में क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हो रही हैं वाकई में, दर्द क्या होता है, हमें एक्चुअल में जा कर के देखना चाहिए। ठीक है, चलो वो तो एक अलग तरीके की बात हो गई, लेकिन अगर हम इस टॉपिक से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें तो देखिए आपको यहाँ से इतनी बातों से एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमारी जो प्रेजेंस है ना, एक इंसान की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा कहाँ पर हो रही है, इस साइबर दुनिया में हो रही है। कहाँ? वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा हो रही है ना। तो जब इंसान की प्रेजेंस जहाँ पर ज़्यादा है ना, तो मेरा मानना है कि क्राइम भी वहाँ सबसे ज़्यादा होने लग गए हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कुछ साल पहले जब इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं होता था, तब हमें इतनी ज़्यादा साइबर क्राइम की न्यूज़ नहीं मिलती थी, रेयरली हमें कभी मिल गई। लेकिन आज की डेट में अगर हम कोई भी सीरियल भी देखते हैं, जैसे हम जो है क्राइम पेट्रोल वगैरह या कोई ऐसे सीरियल, न्यूज़ भी या न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ जितने भी क्राइम है ना उनके अंदर कहीं ना कहीं ये साइबर वर्ल्ड जो है ज़रूर जो है वर्ड है जो ज़रूर घुसा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब हमें वो देख करके पता चलता है कि यार इंटरनेट जो है एक जो है उसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात है जो यहाँ पर करने वाले हैं कि इंटरनेट की दुनिया में होने वाले क्राइम, क्योंकि तो आप बच्चे अभी जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, तो वो बच्चे अब यहाँ पर आ रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जानना होगा कि यहाँ पर भी क्राइम होते हैं। कहीं आप उसका पार्ट तो नहीं बन रहे हो, कहीं आप उसका शिकार तो नहीं हो रहे हो। तो दोनों ही चीज़ों में आपको डिफरेंस है जो यहाँ पर समझना होगा। तो बड़े ही प्यार से समझेंगे साइबर क्राइम। मुझे लगता है कि इस शब्द को मैं बहुत अच्छे तरीके से
एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज ए क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम। कंप्यूटर मीडियम भी हो सकता है, कंप्यूटर के द्वारा भी है जो हो सकता है साइबर क्राइम, है ना। मतलब जो है बिल्कुल, अगर हमने हैकिंग सुना है, अगर हमने साइबर स्टॉकर्स के नाम सुने हैं, तो मतलब कंप्यूटर का ही यूज़ करके किए जा रहे हैं, है ना, कंप्यूटर पर ही किए जा रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू ही, राइट। ओके, स्पैमिंग हो गया, फिशिंग हो गया, जैसे इसने काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स यहाँ पर दिए और जो हम डिस्कस भी है जो यहाँ पर। सो अगर हम कहेंगे ना कि जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे साइबर वर्ल्ड में हो रही है वो दिन बर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे इन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी बताए हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। अब एक टर्म आती है विच इज हैकर। हर 11th या 12th क्लास का बच्चा है ना, हर पहला बच्चा, मैं दूसरा भी नहीं कहूंगी, हर पहला बच्चा हैकर बनना चाहता है। कहीं ना कहीं हमने वो एक हिंदी मूवीज देख करके वो कूल वाली एक जो पिक्चर है ना हैकर वाली अपने दिमाग में बना रखी है कि हैकर इज बोले तो कूल, हाँ, है ना। मतलब एक वो आजकल हमें ऐसा हो गया, मतलब हम ऐसा देखते थे कि यार जब हमारे टाइम में हम मूवीज देखते थे, खैर अभी भी हमारा ही टाइम है, बट एक वो चीज़ है ना जो 11th 12th वाली बात, वो बात ही कुछ अलग होती है। तो उस टाइम में जब हम देखते थे मूवीज तो हीरो वाज हीरो, है ना, मतलब हर कोई हीरो बनना चाहता था। अभी की जो मूवीज आई है ना उसमें विलन को बहुत ज्यादा पावरफुल बताया है हीरो से। अभी जो मूवीज भी आ रही है उसमें भी मतलब एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना वो विलन के लिए ज्यादा हो चुका है, बजाय कि इवन पुलिस बेचारी बहुत काम करती बचाती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है किसका, विलन का। मतलब मूवीज में ऐसा दर्शाया जाता है ना। तो आई थिंक उसका भी एक इफेक्ट बच्चों के ऊपर है जो पड़ा है कि हैकर को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर। बेशक हैकर जो है इलीगल चीजें हैं जो कर रहा होगा, लेकिन हम फिर भी उसके अंदर जो है अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, बजाय कि जो हमें जहां पर फोकस करना चाहिए वहां पर नहीं करते हैं। तो देखिए हैकर, ओके, तो अब हम इसी का एक शब्द लेते हैं जो कि है हैकिंग, ठीक है, जो कि हैकर करते हैं। हैकिंग एक अनऑथराइज कर्म है, ठीक है, एक टर्म भी कह सकते हो, है ना, एक अनऑथराइज है जिसको अथॉरिटी नहीं है, बट वो फिर भी उस अथॉरिटी के बिना वो चीजें कर रहा है इलीगली, ठीक है। अब इसमें इस बंदे का जो इंटेंशन है ना वो इसको बताएगा कि ये हैकर है या फिर जो अगली टर्म हमारी आ रही है विच इज क्रैकर, ठीक है। अब आपको दोनों में अंतर बताएंगे क्योंकि एक नॉर्मल एक आम जनता के लिए जो टर्म है ना वो हैकर है, लेकिन जब हम इसको बुक के अंदर एक्चुअली पढ़ेंगे तो हमें दो टर्म्स यहाँ पर निकल करके सामने आएंगे विच इज हैकर एंड क्रैकर, जिसको हम अभी जानने वाले हैं। अब देखिए क्या है कि जो हैकर है ना वो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज जिनको अनऑथराइज एक्टिविटीज के नाम से भी जानते हैं। इनका मकसद हो सकता है खुद का फायदा दूसरों का नुकसान, ऑफ कोर्स, है ना। तो इनका जो पर्पस होता है वो मतलब ऐसा है कि भाई सिस्टम को हिला देना, ठीक है, और मतलब खुद के फायदे के लिए, मजे के लिए भी, है ना। तो ये हैकर्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए क्या है, हैकर्स की बात हो रही है तो इसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। कहते हैं कि हैकिंग when done with the positive intent is called ethical hacking। अब आप कहोगे कि यार हैकिंग है, पॉजिटिव इंटेंट से कर रहा है, तो एथिकल हैकर कैसे बन गया? सुनिए, चीरफाड़ डॉक्टर भी करता है, चीरफाड़ गुंडा भी करता है। अब डॉक्टर और गुंडे की जो इंटेंशन है वो एक को भगवान बनाती है और एक को गुंडा ही रहने देती है ना। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी इंटेंशन है ना, एक की बचाने की है और दूसरे की ऑफ कोर्स नहीं बचाने की है, नुकसान पहुंचाने की है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना वो आपको दर्जा है जो देता है। अब हैकिंग है अगर वो एक अच्छी इंटेंशन से करी गई है, मतलब ऑफ कोर्स किसी को बचाने के लिए। अब बचाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं, इन हैकर्स को हायर करती हैं। अब ये हैकर्स क्या करते हैं, उन कंपनीज के जो सिस्टम होते हैं ना उनको इन नॉन एथिकल हैकर्स से बचाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रैकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनसे इनको बचाती है, मतलब एक तो ताला तोड़ने वाला और एक जो है ताला बनाने वाला। तो मतलब दोनों में अंतर है ना, एक गुंडा है दूसरा क्या है, रक्षक है। तो यानी कि एक दरवाजा तोड़ रहा है, दूसरा उसको बचा रहा है कि भाई ये दरवाजा ना तोड़ पाए, तो मैं उसके लिए युक्तियां, उसके लिए जो है प्रयत्न या फिर सोच कैसे बनाऊं अपनी, कैसे ये दरवाजे को ना तोड़ पाए, ठीक है। या फिर वो दरवाजा टूटा नहीं है लेकिन कोई फ्यूचर में आकर के उसको ना तोड़ जाए। तो ये हैकर्स का काम होता है। इसकी इंटेंशन क्या होती है, यहाँ पर बचाने वाली होती है। अब इनको अथॉरिटी दी होती है, तो जो कंपनीज इनको हायर करती है वो इनको अथॉरिटी दे करके रखती है कि वो हमारे सिस्टम में घुस सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स
दूसरे जो अनएथिकल हैकर हैं उनसे बचाने के लिए, है ना, नॉन एथिकल हैकर से ऑफ कोर्स बचाने के लिए। सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज वाइट हैट हैकर्स। इनको ना इसी रिस्पेक्ट की वजह से इनको वाइट हैट पहनाई है। तो जब साइबर दुनिया में आप जाओगे ना, इनके अंदर अगर आप पढ़ोगे इस हैकिंग वैकिंग की चीज़ों को, तो उसमें वाइट हैट और न जाने पता नहीं काफ़ी सारी ग्रे हैट भी है जो मिक्स एंड मैच दोनों का करते हैं। आप जब वेबसाइट वगैरह को विजिट करोगे तो आपको 4-5 तरीके की और हैट्स मिल जाएंगी, बट हमें यहाँ पर 2 हैट देखनी, एक ब्लैक और एक वाइट। वाइट हमने जिसको पहनाई है वो है हैकर। और हैकर का काम यहाँ पर क्या है कि जो है एथिकल चीज़ें करना, मतलब कहने का पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में। तो इसको हमने इसलिए एथिकल हैकर नाम दे दिया, ठीक है। कहता है कि ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं ना, इनका जो मकसद होता है ऑफ कोर्स हेल्प करना एंड बचाना है। अब नॉन एथिकल हैकर की बात कर लेंगे तो इनका जो मकसद है ना यहाँ पर, ट्राइज गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डेटा, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी, विद इंटेंट टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम। देखिए अब इसका जो नॉन एथिकल है ना, इसका जो मकसद है यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि इंसान अपने जो है दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से जितना दुखी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसी टाइप के लोग हैं जो आते हैं, या तो वो खुद का बहुत फ़ायदा चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे क्या ही तो कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना फ़ायदा, अपना पेट भरना चाहिए, दूसरे जाए भाड़ में, है ना, ये वाला इंटेंशन हो सकता है। ये हो सकता है कि हमारा तो चलो हो ही गया, मैं इसका भी कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसी इंटेंशन है। ऑफ कोर्स ऐसी इंटेंशन हमारे समाज में कब तक वैलिड, मतलब कैसे, हम ऐसे लोगों को हम अच्छा समझते ही नहीं है। तो अच्छा नहीं समझते हैकर्स के अंदर, तो उनसे उन हैकर की जो कुर्सी है ना वो ले ली, ठीक है। मतलब डॉक्टर चीर फाड़ कर रहा है तो वो भगवान है, लेकिन जो गुंडा चीरफाड़ कर रहा है वो गुंडा गुंडा ही रहेगा। वैसे ही ये जो ब्लैक हैट इनको पहनाई है, इनकी इसी इंटेंशन की वजह से पहनाई है, ठीक है। मतलब ये या तो पूरे सिस्टम को जो है डाउन करने के बारे में सोचेंगे, इनका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल डैमेज करने का है, आपका सेंसिटिव डेटा चुराने का है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की, कोई बैंक की इंफॉर्मेशन ये चुरा लेंगे, है ना। तो ऐसी हरकतें ये करते हैं, इसीलिए इनको ब्लैक हैट पहनाई है और इसीलिए इनको हैकर नहीं, इनको क्रैकर का नाम है जो यहाँ पर दिया गया है। The primary focus is on security, cracking and data stealing। तो ये बिल्कुल वो गुंडों वाली हरकतें होती हैं ना, वही है इनकी। तो ये डेटा स्टील करते हैं, इसीलिए इस सिक्योरिटी को क्रैक करते हैं, इसीलिए इनको क्रैकर बोला जाता है। इनका ये प्राइमरी काम होता है, मतलब एक चाबी बनाने वाला और एक चाबी तोड़ने, जो है ताला तोड़ने वाला। तो कहने का मतलब है कि इनको हैकर्स को कंपनीज हायर करती हैं, उनके सिस्टम की अथॉरिटी उनको दी होती है। अब ये जो नॉन एथिकल हैकर होते हैं, ये अनऑथराइज तरीके से इनके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनके सिस्टम को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो हैकर्स इसलिए बचाते हैं उन कंपनीज को, तो इसलिए गवर्नमेंट हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो इनको हायर करती हैं और इनकी सीक्रेटली जॉब होती है। मतलब दिखने में ये आपको ऐसे लगेंगे कि ये आम जनता वाले, मतलब अभी फूक मार के उड़ जाएंगे कई तो, है ना। जैसे अगर नॉन की भी बात करूं तो मतलब पतले से दुबले से, क्योंकि वो सारा दिन इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं, है ना। हाँ, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इमेज बना लो कि, है ना, तो वो मतलब हेल्दी भी होते होंगे, है ना। दे यूज़ देयर स्किल फॉर इलीगल और मलेशियस पर्पस। बिल्कुल मतलब उनके अंदर स्किल तो है, लेकिन वो उस स्किल का वो फ़ायदा उठाना चाहिए ना, वो नहीं उठा रहे। मतलब कहते हैं ना कभी कभी कि यार इस बच्चे के पास दिमाग तो है, लेकिन ये दिमाग अपना सही चीज़ों में नहीं लगाता है ना। ये दिमाग कहाँ लगा देता है, इधर उधर कहीं पर भी लगा देता है, फालतू की चीज़ों में। तो वो वही फालतू काम है ये, ठीक है। ये ज़्यादा ही फालतू हो गया क्योंकि इलीगल हो गया, मलेशियस पर्पस के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर वो अपना जो स्किल्स है उनको अच्छे जगहों पर लगाएं तो कितनी तरक्की हो देश दुनिया की। चलिए खैर, हैकर्स, ये जो चश्मे सा है, पढ़ाकू सा, इसको हैकर बोला। क्रैकर ने चश्मे पहने लेकिन गुंडों वाले पहने। हैकर कॉन्स्टेंटली सीक फर्दर नॉलेज, फ्रीली शेयर what they have discovered and never intentionally damage data। मतलब हैकर है ना जो, वो उनके पास नॉलेज है और वो और हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसको शेयर भी करते हैं ऑफ कोर्स दूसरों के साथ में, ठीक है, जो भी उन्होंने हासिल किया होता है नॉलेज, और इनका जो इंटेंशन है वो डैमेज नहीं होता है कहीं ना कहीं। मतलब अंदर जो है ना इनका इंसानियत होती है। लेकिन क्रैकर्स वो लोग हैं जो कि रूल्स को तोड़ते हैं,
ठीक है, अदरवाइज हु ब्रेक इनटू और अदरवाइज वायलेट द सिस्टम इंटीग्रिटी और ऑफ रिमोट मशीन्स विद मलिशियस इंटेंट। अगर क्रैकर्स की बात करेंगे तो ये अनइंटेंशनली जो है सिस्टम उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और फिर नुकसान पहुंचाएंगे, रूल्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मतलब मेन मकसद क्या हो गया यहाँ पर, वायलेट करना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिशिंग। फिशिंग आपने सुना होगा, आपके दिमाग में आया होगा कुछ मछली वछली का एग्जाम्पल। हाँ, मछली पकड़ना ही तो होता है, लेकिन यहाँ मछली नहीं है, मछली हम है उनके लिए। अभी दोस्त सोचो यार ये टर्म है जो ये कैसे आया होगा। अगर हम मछली पकड़ने का एग्जाम्पल लेते तो हम जब कांटे में वो मछली फंसती है तो वो कैसी फंसती बेचारी, हम उसके लिए कुछ खाना वाना रखते हैं तो फिर वो शायद आती होगी, है ना। वैसे मैंने पकड़ा नहीं, बट मैं इतनी इमेजिन कर सकती हूँ क्योंकि हमने टॉम एंड जेरी में काफ़ी बार देखा हुआ है ना। तो बिल्कुल क्या है कि ये हम उसके लिए खाने वाने के लिए कोई चीज़ें रखते हैं। अब क्या होता है कि मछली आकर के फंस जाती है। अब मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसके साथ रिलेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ कौन है, हम जैसे भोले भाले लोग हैं, है ना। क्या होगा कि हमारे पास कोई मेल आएगी, हमारे पास कोई कॉल आएगा, हमारे पास कोई मैसेज आएगा। उस मैसेज पर जो है मतलब इस तरीके से दर्शाया जाएगा कि मार्क ज़करबर्ग को अचानक से तुम्हारी टेंशन हो गई है तुम्हारे फेसबुक अकाउंट की और वो 15 मिनट में ब्लॉक होने वाला है, तो आपको उनको आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है जो भेजनी है ना। तो हम जो है सच में हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे फेसबुक से मतलब जो है मैसेज आया है, तो जैसे फेसबुक है, फेसबुक की जगह फेस लुक हो सकता है। और हमें इतनी ज़्यादा फास्ट दुनिया चल रही है तो हम सोचेंगे सच में यार जो है वहीं से कॉल आया, क्योंकि हम देखते ही नहीं है किसकी मेल आई है ना। तो जैसे SBI वालों से हमें मेल आ गया कि भाई तुम्हारा 15 मिनट में अकाउंट बंद होने वाला है कुछ XYZ की वजह से, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, है ना, और आप अपना पिन विन दे दो। तो हम उस पर गलती से जो है उसको क्लिक कर बैठते हैं उस लिंक को, या फिर उनको वापस से मेल कर देना, या फिर उनको बता देना किसी भी तरीके से। मतलब इट्स लुक लाइक कि आपको दिखाया जाता है कि ये वाकई में ताजमहल है, लेकिन फिर जब आप अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है अरे नहीं, असली ताजमहल तो अभी भी आगरा में है, ये मेरे लिए बनाया था, है ना। तो यानी कि हम जो है उनके जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मछली से ये मतलब है कि मतलब कहने का कि भाई भोले वाली जो जनता है उनको इस तरीके से फंसाया जाता है। फिशिंग क्या है, एक तरीके से फ्रॉड ही है ऑफ कोर्स, है ना। तो बेसिकली इनका जो काम होता है वो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसको जो है स्टील करना एंड उसको लेकर के फिर ऑफ कोर्स अपना फ़ायदा दूसरों का नुकसान कुछ भी हो सकता है ना। तो ये अगर मान लीजिए मेरे को ऐसे कोई क्लिक आया करने के लिए कि आप इस पर क्लिक कर दो तो आपको लॉटरी वॉटरी जीत जाओगे या कुछ भी, है ना, कि भाई मुझे तो KBC से ऑफर है, तो जैसे आपने क्लिक किया आपको पता चला कि क्लिक करते ही सारा पासवर्ड जो भी चीज़ें थी उनके पास चली गई, है ना। तो हमें बेसिकली ऐसे जो मैसेजेस आते हैं ना तो हमें इग्नोर करना चाहिए और एक चीज़ से हमें तसल्ली दे देनी चाहिए अपने दिमाग को कि इस दुनिया में फ्री नाम की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं बुली करना, साइबर बुली के ऊपर। देखिए बुली का बेसिकली मतलब क्या है, साइबर बुलिंग इज हरासमेंट और बुलिंग एग्जीक्यूटेड थ्रू डिजिटल सर्विसेज जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स। देखिए बुली करना मतलब एक किसी की खिल्ली उड़ाना। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों की खिल्ली उड़ाते हैं, है ना। किसी को रंग के लिए बोल दिया, किसी की नाक के लिए बोल दिया, अरे तुम्हारी नाक बड़ी है, तुम्हारी नाक ऐसे है, तुम्हारा रंग ऐसे है ना। तो उसको बुली करना। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो टीनेज वाले बेचारे हैं जो इसका शिकार होते हैं। तो मतलब कहने का कि वो जो स्कूल वाला भी जो आपको एग्जाम्पल दिया है कि स्कूल में जैसे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं, तो यही चीज़ें ऑनलाइन भी होने लग जाती हैं, तो वो साइबर बुली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको बुली करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर लोग होते हैं जो आपको जानते ही हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स के अंदर से हो सकते हैं कि मे बी वो सामने वाले को आप में कोई ऐसी कमी है कि जिसके बारे में उनको पता हो, जैसे आप कभी स्टेज पर खड़े होकर के नहीं बोले हो और ये चीज़ सामने वाले को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा वीडियो डाला या कोई ऐसी आपने फ़ोटो डाली जिसपे आप स्टेज पर खड़े होकर के बोल रहे हो। अब सामने वाला एक खिल्ली उड़ाने के तौर पर, एक मजाक उड़ाने के तौर पर आपके लिए कुछ भी जोक क्रैक करेगा या फिर कुछ भी ऐसी लाइन है जो लिखेगा जिससे आप हर्ट होंगे, है ना। और आपने कुछ ऐसी वहाँ स्टेज पर लाइन बोल दी कि जिसके लिए फिर लोग आपको बुली करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। मतलब एक लेवल से अगर ये हाई हो जाए तो ये स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो टीनेज इसका ज़्यादा जो है इसका मतलब शिकार होते हैं, क्योंकि टीनेज में हमें ऐसा लगता है कि मैम हमारी बात कर रही है ना, तो मैम हमारे बारे में ही शायद बात कर रही है। अगर मैं क्लास में जाके ऐसा बोल दूं कि आज जो है क्लास इतनी शांत क्यों है, कोई आया नहीं क्या, तो कोई नहीं आया तो शायद वो
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सोचेंगे कि शायद मेरे बारे में बात हो रही है ना। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार दुनिया को अपनी नहीं पड़ी है, दुनिया को शायद हमारी ही पड़ी है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं या फिर आप देख रहे हो कि आसपास हो रहे हैं बच्चे, तो आप इसके खिलाफ ऑफ कोर्स एक्शन ले सकते हो। एंड इतना नहीं सोचना होता है, राइट। तो उनका काम है बोलना, है ना। तो हम किसी को किसी के काम से नहीं रोक सकते। जिनको बोलना है वो बोलो, जिनको करना है काम वो करेंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर जो ज़्यादातर शिकार होते हैं वो टीनेज बच्चे हैं जो होते हैं बेसिकली, है ना। तो उनके रंग रूप के लिए या उनको किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जाकर के उनको बुली कर देना, ठीक है। ओके, तो ट्रॉलिंग बेसिकली ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो सेलिब्रिटीज टाइप होते हैं, है ना। तो उन्होंने कोई ऐसी किसी का जनरल नॉलेज को लेकर के ट्रोल है जो होने लग जाते हैं। किसी ने कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी हरकत ऑनलाइन आकर के कर दी तो लोग उसके पीछे पड़ गए, ठीक है। उसकी ट्रोलिंग है जो उसका यहाँ पर भी मजाक उड़ाना स्टार्ट हो जाता है। बट बहुत सारे लोग हैं ना, इसको जो ट्रोल होते हैं जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह है, वो इसको कूल लेते हैं, ठीक है। ट्रोल हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अब क्या ही तो कर सकते हैं। उसमें दुनिया जहान के लोग शामिल हो जाते हैं। ट्रोल मतलब कोई भी आया गया विजिटर्स कहने का मतलब है एक तरीके से। आपकी जो भी है, कोई बंदा ट्रोल हो रहा है तो अच्छा ट्रोल हो रहा है, चलो उसी भीड़ के अंदर शामिल हम भी अपने 4 कमेंट है जो कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिकली कुछ भी कमेंट है जो उसके बारे में करना, ठीक है। वेदर दे कमेंट ऑन ब्लॉग पोस्ट ऑनलाइन न्यूज साइट, दे आर लुकिंग टू ग्रैब द अटेंशन। बिल्कुल इनका जो मेन मुद्दा होता है ना वो अटेंशन हासिल करना होता है। जैसे हमने कई बार देखा नहीं है कि जैसे ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, तो उसके ऊपर कितने गाने भी बने थे, है ना। तो कितनी और भी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर हुई थी, है ना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे कई हीरोज हैं जो कोई डायलॉग बोल देते हैं, है ना। तो फिर लोग उनके ऊपर जो है अपनी मिमिक्री वगैरह करते हैं। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, असल में अटेंशन अपने ऊपर लेना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से वो लोग बेचारे ट्रोल हैं जो हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा है जैसे छोटी बच्ची हो गया तो इसके लिए कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया था। बाकी हालांकि वो एक अलग बात है कि सामने वाला जो ट्रोल हो रहा था वो इसको कूल ले रहा था, और बिल्कुल ऐसे ही लेना चाहिए, ठीक है। इतनी सिरदर्दी हम लेंगे तो फिर हम जिएंगे कब, ठीक है। तो जस्ट कूल, इट्स ओके। दुनिया का काम है बोलना, वो तो हर चीज़ में बोलेंगे। आप कमा रहे हो तो भी बोलेंगे, नहीं कमा रहे हो तो भी बोलेंगे, है ना। आप घर की सफाई अच्छे से कर रहे हो तो भी बोलेंगे, नहीं कर रहे हो तब भी बोलेंगे। मतलब उनका काम है ये बोलना, तो उनको उनका काम करने दीजिए। आपका काम है बिल्कुल काम करते रहना, तो आप अपना काम करो, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रोलिंग के अंदर आता है। स्टॉकिंग, ओके। स्टॉकर्स कौन होते हैं जो पीछा करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है या फिर हमने सीरियल्स में देखा होगा कि भाई एक जो है एक गली में गए, उसके लगा कि यार पीछे मेरे कोई आ रहा है। हमें भी ऐसा फील होता है कभी, होता है तो प्लीज़ घर वालों से बोलो जा करके। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो वही जो पीछा करना है ना वो ऑनलाइन पीछा होने लग गया। मैंने कहा ना साइबर दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मतलब इस एक्चुअल दुनिया में हो रहा है और वो साइबर दुनिया में नहीं हो रहा। लोग कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यस, यहाँ पर भी लोग हैं जो स्टॉक होते हैं। तो मतलब कहने का कि आप मोबाइल पर जो भी कर रहे हो ना, तो बंदे को ये पता है कि आप कौन सी ऐप ओपन कर रहे हो, कहाँ मतलब कौन से अपने इंस्टाग्राम पर कितने टाइम तक आप ऑनलाइन हुए, कितने सेकंड तक आपने किसी से बात है जो की है। तो मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। यूज़ ऑफ द इंटरनेट, बिल्कुल ये इंटरनेट के थ्रू होगी क्योंकि साइबर शब्द इसके साथ जुड़ गया है। अदर टेक्नोलॉजी टू हार्म समवन, ऑल्दो सम साइबर स्टॉकिंग कैन बी सीक्रेट फॉर अ टाइम। बिल्कुल जो आपका पीछा कर रहा है वो बंदा कुछ टाइम के लिए आपको नहीं बताएगा, फिर आपको धीरे धीरे खुद ही एहसास होने लगता है कि मेरा पीछा हो रहा है ना। अगर ये साइबर दुनिया पर हो रहा है तो हमें थोड़ा सा मे बी हो सकता है लेट पता चले कि मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ, तो यार मुझे लग रहा है कोई और भी हो रहा है, फालतू का मैसेज आ रहा है मुझे, स्टॉकिंग, ठीक है। व्हाइल अ ट्रेडिशनल स्टॉकर में शेडो अ विक्टिम्स मूवमेंट, मतलब वो एक परछाई की तरह ही हो जाते हैं हमारे, है ना। जैसे अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी परछाई भी ऐसा कर रही है, अगर मैं इधर देख रही हूँ तो परछाई भी इधर देख रही है। तो मतलब इतने बुरे तरीके से स्टॉक होने लग जाते हैं, है ना। हमने ये कभी हॉलीवुड मूवीज देखते टाइम भी ये वाली स्टॉकिंग वाली टर्म है जो सुनी होगी। स्पाइंग ऑन देम फ्रॉम हिडन एरियाज, बिल्कुल हिडन एरिया से ही स्टॉक कर रहे होंगे, अगर सामने होंगे तो फिर स्टॉकर थोड़ी होंगे, है ना। और विद द बाइनोक्यूलर और टेलीस्कोप द साइबर स्टॉकर कीप्स एन आई ऑन दियर टारगेट इलेक्ट्रॉनिकली। बिल्कुल वो जो भी टारगेट है, जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली से मतलब है कि भाई कंप्यूटर का सहारा लेकर के, साइबर का सहारा लेकर के आपके ऊपर नजर रखी जा रही है। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसके लिए एक एग्जांपल देंगे कि आप अपनी लैब में बैठे हो, आपके साथ में आपका एक दोस्त बैठा है, इधर भी एक दोस्त बैठा है, ठीक है। आपका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है सुंदर। आप तीनों फेसबुक ओपन करके बैठ गए,
ठीक है, क्या करके, फेसबुक ओपन करके। अब ये जो शाम है ना, ये फेसबुक करते करते इसको मैम ने बुलाया तो इसने मैम के पास चला गया। अब मे भी हो सकता है ये जो शाम जब गया तो इसने अपना एक तो अकाउंट खुला छोड़ दिया फेसबुक का, मे भी हो सकता है इसको राम और सुंदर पर विश्वास हो, और या फिर हो सकता है ये भूल गया हो। ज़्यादातर यही चांस होता है, दोस्त ही होते हैं। अब क्या ही तो यहाँ वो वर्ड यूज़ करना है ना, हर दोस्त डैश होता है। ओके, तो यहाँ पर मतलब हो सकता है इसको विश्वास हो या ना भी हो, तो ये भूल गया, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये जो शाम है और ये जो राम है, ये क्या करते हैं कि राम को पता चलता है कि अरे शाम है जो अपनी आईडी खुली छोड़ के चला गया है। तो ये क्या करता है कि अब शाम की सीट पर बैठता है और ये जो फेसबुक से चैट कर रहा था ना, अब ये उसकी जगह खुद चैट करने लग जाता है। तो सामने वाला जिसके साथ बेचारा शाम चैट कर रहा था, तो वो सोचेगा कि अच्छा शाम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लग गया। तो मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो किसी और ने ले ली। ठीक है, अब उनके लिए दिस इज शाम बट यू आर राम, है ना। सो कहते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट अकर व्हेन समवन uses another person's personal identifying information like their name, identifying number, credit card number without their permission। अब इसने परमिशन थोड़ी ना ली शाम को तो बाद में पता चलेगा, है ना। to commit fraud और other crimes। बिल्कुल ऐसा कई बार होता है, हमने मूवीज जैसे हेरा फेरी वगैरह में भी देखा था, है ना। तो मतलब वो बनकर के कुछ और आ जाते हैं और आपको लगता है कि अच्छा ये जो है ये वही पर्सन है। जैसे हमें कई बार आवाज़ आती है कि ये जो है अक्षय कुमार की आवाज़ है, बट एक्चुअल में अक्षय कुमार नहीं है, है ना। तो मतलब अगर उन्होंने उससे परमिशन ली है तो कोई बात नहीं। अगर हम उससे परमिशन नहीं ले रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छा मुझे वाकई में अक्षय कुमार का, मुझे वाकई में केबीसी से इनका जो है अमिताभ बच्चन जी, इनका फ़ोन आया है क्या, तो हम ऐसा सोचेंगे। तो अगर परमिशन ली है तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं ली है तो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम अगली क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जहाँ क्राइम है वहाँ पर ऑफ कोर्स आपकी सुनवाई भी है जो होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्राइम ही क्राइम है, तो सुनवाई भी ज़रूर होगी। हमारी गवर्नमेंट ये वाला जो एक्ट है इसीलिए लेकर के आई है। तो चलिए फिर अगली क्लास में जानते हैं इसको। एंड बाय द टाइम बाय बाय, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना। सुपर कूल, बाय। स्वागत है आप सभी बच्चों का क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। आप जुड़ चुके हो मेरे साथ टेक क्वीन के इस चैनल पर, और आज हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं आईटी एक्ट के बारे में चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए क्लास को बिल्कुल शुरू करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं साइबर क्राइम के बाद के हिस्से की। तो यानी कि क्राइम होता है तो उसके बाद में बिल्कुल हमारे पास में पूरा राइट होता है कि हम उस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। अब ये क्राइम हुआ है हमारी वर्चुअल दुनिया, यानी कि हमारी साइबर वर्ल्ड के अंदर, साइबर दुनिया के अंदर, जिसको हम साइबर क्राइम कह देते हैं। तो अगर साइबर क्राइम कोई हुआ है तो क्या हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं? क्या कोई ऐसा एक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये एक्ट बताएं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये जो एक्ट है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईटी एक्ट भी है जो बोल देते हैं। कहता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसको हम आईटी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको जो है नोन में लेकर के आई। और अब ये एक्ट है तो बिल्कुल हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी घटना घटित होती है फ्यूचर में या फिर किसी के साथ हो रही है तो हम इस एक्ट के थ्रू अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, साइबर अपीलिएट ट्रिब्यूनल। इसको इस्टेब्लिश किया गया किस लिए? टू रीसॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम, यूजिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन, पब्लिशिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसर्ट। तो ये सारे के सारे जो साइबर क्राइम, जिसको हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं अलग अलग नाम के साथ में, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, बुली हो गया, जो भी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े हैं, वो सारे के सारे जो साइबर क्राइम से जो भी डिस्प्यूट होंगे तो उनको रिसॉल्व करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इसका नाम थोड़ा सा याद रख लेना, स्पेलिंग वगैरह भी लिख करके देख लेना। कहता है कि द एक्ट इज नीडेड सो दैट
people can perform transaction over the internet through credit card without fear of misuse। बिल्कुल, ये जो एक्ट आया इसी के बाद ही लोगों में डर भी है जो ख़त्म हुआ होगा, एंड इसी एक्ट की वजह से हम फ्रीली यूज़ कर भी पा रहे हैं जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह या जो भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है। आज अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है। मतलब हम अगर हम सुबह से शाम तक देखें तो हम जो है कैश बिल्कुल यूज़ नहीं करते। हम सिर्फ जो है मतलब जैसे हमने पेटीएम कर लिया या हम फ़ोन पे वगैरह का यूज़ करते हैं, तो मतलब कैशलेस चीज़ें इसी वजह से हो पा रही हैं। ये एक्ट नॉन में है तो इसी वजह से जो क्राइम है या जो मिसयूज़ हो रहा था पहले इस एक्ट के आने से पहले, तो वो बहुत हद तक बंद हो चुका है, राइट। तो ये हमारा आईटी एक्ट है। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी अगर चीज़ें देखें तो ये 17 अक्टूबर 2000 को नून में आया था पार्लियामेंट के अंदर, एंड इसके जो है इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। बट आपको कुछ ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें सेक्शन कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी सुनवाई है, बस आपने इतनी चीज़ें कर ली, दैट्स टोटली फाइन। तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग ई वेस्ट के बारे में चीज़ें हैं जो करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय एंड बिल्कुल गॉड ब्लेस यू। हेलो माय डियर बच्चा, मैं हूँ लवजीत अरोरा और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो हम आप लोगों का कर रहे हैं बोर्ड का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट। तो चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बट स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब द चैनल। हेलो माय डियर बच्चा, तो चलिए बात को शुरू करते हैं। तो कहता है कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखिए नाम जुड़ गया फ्री। फ्री का मतलब फ्री है। जब भी हम सुनते हैं फ्री तो मतलब कोई भी पैसा नहीं लगना है, बिल्कुल यहाँ पर भी सही है। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब है कि जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं तो उनका जो सोर्स कोड है ना वो अवेलेबल होता है। सोर्स कोड मतलब जिसमें वो खुद बने होते हैं सॉफ्टवेयर्स, तो उनका जो कोड है ना वो भी आपको साथ में मिल जाता है। जब आप इसको डाउनलोड करते हो तो साथ में इसका सोर्स कोड वाली फाइल्स भी हैं जो आ जाती हैं। जैसे आपने MySQL को किया होगा, पाइथन को किया होगा, आपका जो पैंडास है, ये सारे ओपन सोर्स हैं, ठीक है। तो इनके जो कोड हैं वो भी साथ में मिले हुए हैं, और अगर आपको एक अच्छा खासा नॉलेज है ना उन लैंग्वेजेस का, तो आप उनमें कोई चेंजेस भी हैं जो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चेंज करने हैं तो आपने जब चेंज किए तो उसकी अगर आपने टीम को भेजा जो भी कंस्ट्रक्ट कर रही है, और अगर उनको भी लगा कि ये चेंजेस होने चाहिए तो नेक्स्ट वर्जन में आपके चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो अब ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स की कहानी है, निशानी है। कहता है कि रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट यूजर्स कैन सेफली रन, अडेप्ट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट विदाउट लीगल restraint and with emphasize freedom। इसमें आपको टोटली फ्रीडम होती है, आप इसको रन करो, अडेप्ट करो, आप इसमें कोई चेंज करो, आप जो भी करना चाहते हो आप इसके साथ में कर सकते हो। अब कहता है कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में बताइए। अब देखो दोनों में कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, एक ही चीज़ का फ़र्क है, एक यहाँ पर फ्री है और एक यहाँ पर फ्री नहीं लगा है। तो मतलब हर जो OSS है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो फ्री हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। अगर फ्री होता तो हम फ्री नाम लगा देते। तो ये फिर क्या है, इसमें सोर्स कोड अवेलेबल है, ऊपर वाले में भी सोर्स कोड अवेलेबल है, तो इसमें आपसे माइनर चार्जेस कुछ लिए जा सकते हैं। कहता है कि दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर विद अ सोर्स कोड दैट इज़ पब्लिकली अवेलेबल अंडर जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL के अंडर में, दैट गिव यूज़र द राइट टू स्टडी, मॉडिफाई and distribute that software and emphasizes security, cost saving and transparency। आपसे थोड़े बहुत कोई चार्जेस ले ले तो ले ले, बाकी ये भी क्या है उसी की तरह है, फ्री एंड ओपन सोर्स की तरह, बट फ्रीली इज टोटली फ्री। आप उसको आपसे कोई चार्ज ले ही नहीं सकता, ना डोनेशन के नाम पर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें, अलाउइंग कहता है कि अलाउज यूजिंग, कॉपिंग, स्टडिंग एंड मॉडिफाइंग। वही बात ऊपर वाली दोबारा से रिपीट हो रखी है तो दोबारा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, आगे चलते हैं। कहता है कि फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर का मतलब है कि ऑफ कोर्स वो फ्री है ना, ज़्यादा नहीं हो रही आज फ्री चीज़ें। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या है कि वो बिना किसी कॉस्ट के आपको मिल रहे हैं। अब इसमें क्या है कि नो पेड लाइसेंस रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस एप्लीकेशन, नो फीस, नो डोनेशन नेसेसरी, नो रिस्ट्रिक्शंस, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डाउनलोड और ओपन द प्रोग्राम एंड नो एक्सपायरेशन डेट। ठीक है, तो आपने सिंपली इनको ओपन किया, यूज़ किया, जैसे स्काइप वगैरह हो गया, एंड आपने इसको अनइंस्टॉल कर दिया, फिर से इंस्टॉल कर लिया, कूल है सब कुछ। लेकिन अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसके एग्जांपल्स वैसे देख लेते हैं। लिब्रे ऑफिस हो गया, GIMP हो गया, अपाचे, HTTP सर्वर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्काइप,
टीम व्यूवर, याहू मैसेंजर, अडोब रीडर, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब कहते हैं कि जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ना डज नॉट परमिट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, लाइक हम OSS में कर रहे थे, यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये फ्री तो है लेकिन आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। कहता है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कहता है कि नीदर ओपन नोर फ्री, मतलब ना तो वो ओपन सोर्स होते हैं और ना ही वो फ्री होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होते हैं, आपको प्रोप्राइटरी के अंदर पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर बीइंग द प्रॉपर लाइसेंस of the software, moreover it has proper copyright and license। इसका कॉपीराइट होता है, उसका लाइसेंस आपको लेना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स आपको पैसे देने पड़ेंगे, है ना। सो जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड हमारा अडोब सूट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो ये फ्री भी नहीं होते हैं और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता और आपको पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए। शेयरवेयर उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपको ट्रायल बेसिस पर मिलते हैं। ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे विनजिप हो गया, आपको कहते हैं कि भाई 1 महीने का ट्रायल ले लो, उसके बाद में आपको फीस चार्ज पे है जो करना पड़ेगा, है ना। तो वो वाले ट्रायल बेसिस वाले जो होते हैं वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब आपको मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आई होप आपकी यहाँ तक मैंने बहुत मदद की होगी। अब चलते और मिलते आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो माय डियर बच्चा, मैं हूँ लवजीत अरोरा और आप बच्चे हो मेरे साथ जुड़ चुके क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के। और आज हम लोग ई वेस्टेज जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग करने वाले हैं। और तो चलिए फिर देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो ई वेस्टेज है उससे क्या क्या खतरे हो सकते हैं और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो टॉपिक है जो हमारा ई वेस्ट हैजर्ड्स एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। अब जो ये शब्द मैंने लिया ना भारी भरकम सा, जिसका नाम मैंने लिया है ई वेस्ट, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब वेस्टेज है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको पीछे फोटोज में दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पुराने फोन हो गए, कोई हार्ड डिस्क हो गई। तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, तो अब हम उनको जो है खराब भी हो गए, में भी हो सकता है, या फिर यूज में नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको यूं ही कहीं फेंक देते हैं, तो वो सारा का सारा है जो ई वेस्टेज कहलाता है। फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर ई वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तब आपको पता चला कि ई वेस्ट से क्या मतलब है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वेस्ट का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, डिवाइसेस से लिया जा सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो इसको और एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर जो है पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन बता रखी कि डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, डिस्कार्डेड लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन, टैबलेट, जो भी म्यूजिक सिस्टम है या फिर कोई स्पीकर है, मतलब आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स याद आ रहे हैं ना दिमाग में, वो सारे के सारे इसका पार्ट है जो हो सकते हैं, मतलब ई वेस्टेज का, जो कि अभी मतलब यूज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने 5-10 साल पहले कोई मोबाइल फोन लिया, वो यूज में नहीं है, हो सकता है वो खराब हो गया, या फिर आपको उसको वैसे यूज नहीं करे क्योंकि आपने नई वाला खरीद लिया। ठीक है, तो अब वो इधर उधर है, तो वो क्या है, हमारा एक ई वेस्टेज ही हो गई ना। तो चलिए इसी टॉपिक को ना थोड़ा सा और अंदर घुसते घुसते इसको देखते हैं। कहते हैं कि ई वेस्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल हैजर्ड इन द वर्ल्ड टुडे। बिल्कुल, ये धीरे धीरे जो ई वेस्टेज है, ये हमारी मतलब कह लो कि पूरी अर्थ के लिए ही, जो हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए ही, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है जो बनती हुई आ रही है, मतलब बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा दिक्कतें हमें ना हो, तो हमें अभी से इसके बारे में सोचना शुरू करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक खतरा है जो हमारी अर्थ के लिए बन रहा है। हम कहीं ना कहीं जो है कचरे के बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये कचरा जो है इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। हम इसके ऊपर बहुत सारी एड्स भी हम लोग टीवी पर है जो देखते हैं, लेकिन ये भी एक जो कचरा है, ये जो ई वेस्टेज है, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है जो आज की डेट में बन रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। कहते हैं कि द इंक्रीज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैज आल्सो कॉज्ड एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्कार्डेड प्रोडक्ट। देखिए हमारी जो चाहत है ना, वो तो हमेशा बढ़ती जाएगी। आज मैंने मान लो 10,000 का फोन लिया है, कल को मेरा मन करेगा 20 का, फिर मेरा मन करेगा 50 का, और ऐसे हम इस नंबर को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो हमने मान लीजिए आज एक फोन खरीदा है 50-1,000 का। अब ऑफ कोर्स यार वो काफी साल तक तो चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद में चलो दूसरा ले लिया, फिर दूसरा ले लिया। तो ऐसे ऐसे हमारी जो मतलब जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन हमारी चॉइस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। उस चक्कर में हम कितने सारे फोन है जो अपने पास रख लेते हैं, और वो जो पुराने फोन है ना तो हम किसी को देते हैं और ना ही हम यूज करते हैं। हो सकता है हमने ऐसे ही उसको फेंक दिया हो। ठीक है, तो फिर ये वाली जो चीजें ना, हमें बिल्कुल इन पर कंट्रोल है जो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं जो है कह लो कि भाई पुरानी वाली चीज है, उसकी जो मतलब की चीज है वो खत्म हो गई है ना, उसका मतलब था उससे जब तक हमें खत्म हो गया, अब नई वाली चीज आई, उसके साथ मूव ऑन हो गए, फिर उसकी नई वाली चीज आई, है ना। तो जो पुरानी चीजें पड़ी है उनका क्या है ना, तो हमें इन चीजों पर कहीं ना कहीं रोक है जो लगानी होगी। अगर मान लीजिए आपको जरूरत है किसी, मतलब मेरे पास कोई लैपटॉप है, तो अभी मुझे गेमिंग वाला कोई लैपटॉप है जो खरीदना है, मुझे उसकी जरूरत वाकई में पड़ गई है। हालांकि अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको प्रेफर मत करो खरीदना, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई, आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ गया। ठीक है,
बेसिकली नहीं पड़ेगी जरूरत खरीदने की, क्योंकि हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का उसके लिए यूज कर सकते हैं। बट मान लीजिए पड़ गई, तो अब जो आपका पुराना लैपटॉप है तो आप उसको किसी यूज के लिए किसी को दे सकते हो, जिसके और किसी के काम है जो आ जाए, तो बजाय कि वो खुद नया खरीदे, इससे अच्छा कि आप उसको दे दो जिससे उसका काम है जो हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब है कि पुराने जो हमारे पास में गैजेट्स वगैरह पड़े हुए हैं तो हमें उसका रीयूज बेसिकली करना चाहिए। बट अगर हम नहीं करते हैं और नए पे नए खरीदते जाते हैं तो ये भी एक कारण है जो ई वेस्टेज का है। सो कहता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एप्रोप्रिएट स्किल टू मैनेज इट हैज फर्दर वर्सनड द प्रॉब्लम। देखिए लोगों के पास में इतना अवेयरनेस नहीं है ना, तो इसकी वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। मतलब अभी बहुत सारे बच्चों को मैं ही चीजें शायद बता रही हूँ, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार तो क्या हो गया मैंने अगर 4 फोन ज्यादा खरीद लिए तो, लेकिन जो पीछे आपके हैं फोन जिनको आप अभी यूज नहीं कर रहे हो तो वो वेस्टेज बन रहे हैं ना, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। अब कहते हैं कि एप्रोप्रिएट स्किल टू मैनेज, हमें मैनेज करना ही नहीं आ रहा है, हम नए पे नए खरीदते जा रहे हैं, पीछे वालों का कुछ पता नहीं है, चाहे वो बिल्कुल खराब हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत सही करके उससे काम चला सकते हैं या फिर किसी को सेकंड हैंड रेट पर दे सकते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, अगर हम करके और ज्यादा वर्स के अंदर घुसने से हम जो है अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हैं। वर्स तो है ही, खैर उसको और ज्यादा वर्स होने से हम बचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने एक फुल फॉर्म है, यहाँ पर मैं पढ़ूंगी WEEE की। कहता है कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज बिकमिंग अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये बहुत एक मेजर कंसर्न बनता जा रहा है एंड इसकी शुरुआत है ना वो हमसे हमें ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज अभी मैं इस दिवाली ऑफर पर खरीद रहा हूँ, क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है, मैं इसके बिना काम चला सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो हमें सोचना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो शो ऑफ वाली चीज है ना, उसको आपको रुक करके एक बार स्टैंड होकर के अपने आप से पूछना पड़ेगा, वाकई में जरूरत है या हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए चीजें ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये जो ई वेस्टेज है, ये म्युनिसिपल का जो सॉलिड जो उसको हम ठोस कचरा बोलते हैं, उसका भी 5% से मतलब ज्यादा ही है, ठीक है। अब कहता है कि देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ई वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कॉजेज मिनिमम डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। बिल्कुल हमें ऐसे अफोर्ड करने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम ई वेस्ट जो है कम से कम करें, और अगर हो भी रहा है तो हमें उसके वेज हैं जो बिल्कुल सोचने चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि वो सोसाइटी को और हमारी एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। ओके, तो मतलब मिनिमम उसके कॉजेज है जो हो, राइट, ऐसा हमें सोचना चाहिए, बिल्कुल। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है एनवायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो पड़ सकता है। बिल्कुल ये दोनों ही बहुत ही मेजर कंसर्न है। अगर एनवायरमेंट पर पड़ेगा तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ह्यूमंस पर भी हो रहा है, ह्यूमन अगर अफेक्टेड होंगे तो एनवायरमेंट भी होगा, ठीक है। तो मतलब सारी चेन है एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये चीजें कहीं ना कहीं हमसे ही शुरू हो रही है, ठीक है। इसलिए ये चीजें आप यूथ को पढ़ाई जा रही है ताकि आपको पता चले, आप रुको और देखो। मतलब यूं ही नहीं कि अंधविश्वास के अंदर या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस के अंदर आप चलते जाओ आगे और पता ही नहीं, एक ऐसे सर्टेन पॉइंट पर आकर के खड़े हो जाओ जहां पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप उस पॉइंट पर अभी नहीं आए, ठीक है। तो उस हम वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच जाएं, तो इसलिए आप बच्चों के जरिए एक आज जो आने वाला जो यूथ है उसको अवेयर किया जा रहा है ना। कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट ई वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरमेंट। बिल्कुल जो एनवायरमेंट की इतनी मतलब गंदी सिचुएशन हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं ई वेस्टेज उसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब एनवायरमेंट के ऊपर कॉजेस इसके देखते हैं। देखिए एनवायरमेंट पर अगर हम कहें तो ये एनवायरमेंट पर हर एंगल से असर है जो डाल रहा है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। अगर सॉइल पॉल्यूशन होगा तो वो वाटर के अंदर जाएगा, वाटर फिर उसके अंदर एयर के अंदर जाएगा, है ना। तो हर चीज एक दूसरे से लिंकअप है। तो पॉल्यूशन कोई भी हो चाहे बहुत ही वर्स्ट है। कहते हैं कि व्हेन ई वेस्ट इज केयरलेसली थ्रोन और डंप्ड इन लैंडफिल और डंपिंग ग्राउंड्स, हम ऐसा सोच लेते हैं कि भाई ये चीज वेस्ट है, चाहे मोबाइल है या कुछ भी जो भी वेस्ट है, हम उसको डंप कर देते हैं सॉइल के अंदर, है ना। कहते हैं कि सर्टेन एलिमेंट्स और मेटल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मे कॉज एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। हम उनको डंप कर देते हैं। अब वो जो गैजेट्स बने हैं ना, उनमें बहुत सारे मेटल्स वगैरह का यूज हुआ है, तो वो जाकर के अगर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे कहीं, तो फिर उससे बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। मतलब उससे आप अगर वो सॉइल में गया तो फिर वो वाटर में जा सकता है ना। अगर हम सॉइल को उठाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके धूल के जो कण है वो एयर के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम देखें, मैं इसकी बहुत सारी फोटोज मैंने इसकी सर्च की है, तो कहीं ना ये मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज है कि हमें बैठ करके जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर है, बट ये अर्थ भी तो हमारा ही घर है ना, हमें ही सोचना पड़ेगा सोसाइटी के बारे में भी, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट के ऊपर, तो इसके अंदर देखते हैं कि एज अ रिजल्ट द हार्मफुल केमिकल्स सीप इनटू द सॉइल कॉजिंग द सॉइल पॉल्यूशन। तो जब हम उसको डंप कर देते हैं तो उसके अंदर जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं तो वो सॉइल के अंदर जाएंगे, तो फिर वो सॉइल पॉल्यूशन का कॉज है जो बनेंगे। फर्दर व्हेन दीज केमिकल्स रीच एंड कंटामिनेट द नेचुरल ग्राउंड वाटर इट कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन। फिर वहां से वो पानी में जाएंगे तो पानी का पॉल्यूशन हो जाएगा। एज द वाटर बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन, बिल्कुल पानी हमारा बॉडी में पानी तो है ना, एनिमल्स भी पानी पी रहे हैं। इवन अगर हम एग्रीकल्चर के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं उस पॉल्यूटेड वाटर को, तो वो हमारे लिए जो है हार्मफुल है, बिल्कुल हमारे लिए, इस एनवायरमेंट के लिए। हर तार एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इस चेन को ब्रेक है जो बिल्कुल करना पड़ेगा, और इनिशिएटिव हम ही लोगों से है, हमें ही इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। आप सोचो, बैठो सोच करके कि कितना सारा ई वेस्टेज है जो बिल्कुल हो रहा है। कहते हैं कि व्हेन डस्ट पार्टिकल लोडेड विद हेवी मेटल्स एंटर्स द एनवायरमेंट इट कॉजेज द एयर पॉल्यूशन एज वेल। बिल्कुल, तो अगर इसके जो हैवी मेटल्स वगैरह है जो एयर के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल वो उससे हमारे सांसों के अंदर जाएंगे एंड एयर पॉल्यूशन हो रहा है, राइट। तो देखो वैसे ही यार दुनिया बड़ी दुखी हो रखी है इस पॉल्यूशन से, तो हम अपने आप से इनिशिएटिव कर सकते हैं कि हम ऐसी चीजें तो कम से कम बचाएं, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर ये जो बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है तो उसकी सेहत पर कितना असर हो सकता है। चलो बच्चा भी है और आसपास जो लोग हैं वो कितना इससे जो है, देखो झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग हैं आसपास रह रहे हैं, तो वो कितना उनकी हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा असर है जो हो रहा होगा, है ना। ये जो पानी है कहीं ना कहीं मिलकर के आगे हमारी नदियों के अंदर मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल हम जो है मतलब इंसान ही आज इंसान
जान का दुश्मन है जो बना हुआ है। इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही ज्यादा फर्क है जो डाल रहे हैं। अब ह्यूमन यहाँ पर बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। मैं कहूंगी कि अगर इन्वायरमेंट हो रहा है तो ह्यूमन हो रहा है, अगर ह्यूमन हो रहा है तो इन्वायरमेंट हो रहा है। मैंने कहा कि एक चेन है यार, है ना। द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सर्टेन मेटल्स एंड एलिमेंट्स लाइक लेड, बेरिलियम एंड कैडमियम, प्लास्टिक्स। बिल्कुल इन सबसे मिलकर के जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइसेज हैं जो बने होते हैं। हम इन सबको देख रहे हैं, इनके अंदर प्लास्टिक यूज हो रहा है ना, मेटल वगैरह यूज हो रहा है, ये सारे के सारे। अब सोचो खुद, अगर हम इनमें से किसी को भी मिट्टी में दबाएंगे या ऐसे कुछ बाहर फेंक देंगे, कुछ दिनों के बाद में बारिश होगी, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, प्लास्टिक होगा, लोहा होगा, जो भी होगा, है ना, तो बिल्कुल वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होगा, है ना। तो मिट्टी में जाएगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, एंड मिट्टी के जो नेचुरल वाटर है उसके अंदर जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो रहा होगा। हम उस मिट्टी को उठाएंगे, इधर उधर करेंगे, धूल में जाएंगे उसके पार्टिकल्स, तो धूल का जो है एयर पोल्यूशन होगा, है ना। तो ये सारी चीजें यार, सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कहते हैं कि इफ ई वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ प्रॉपर मैनर इट कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ह्यूमन, प्लांट, एनिमल एंड फॉर द एनवायरमेंट। बिल्कुल हर बंदा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो इस सृष्टि, जो इस अर्थ पर रह रहे हैं। एक भी चीज पर बुरा असर होता है तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हो रहा होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताऊंगी कि क्या होने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि लीड है, ठीक है। इससे क्या होगा, मतलब अगर ये वाला यूज हो रहा है तो अगर हम ऐसे ही अगर फेंकेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तो क्या हो सकता है। कहता है कि व्हेन लीड एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द contaminated food, water, air, soil, it causes lead poisoning which affect the kidneys, brain and central nerve system। बिल्कुल हेल्थ पर फर्क है जो इसका पड़ेगा, है ना। सो हेल्थ है जो इससे डैमेज जरूर होगी। आगे चलते हैं तो कहता है कि बेरिलियम जो कि इनके अंदर यूज होता है, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बोर्ड्स, तो इसका असर क्या हो सकता है, स्किन पर कॉज डाल सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, लंग कैंसर का जो है कारण बन सकते हैं। अब कहता है कि बर्निंग, अगर हम किसी भी प्लास्टिक वगैरह को या कॉपर वगैरह को किसी को भी बर्न करते हैं तो कहता है कि बर्निंग इज इंसुलेटेड। कहता है कि बर्निंग ऑफ इंसुलेटेड वायर्स टू एक्सट्रैक्ट कॉपर कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीजें इनसे हो सकती हैं। अगर आगे चलेंगे तो कहता है कि कैडमियम फाउंड इन द सेमीकंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स एंड कैन डैमेज किडनी, लीवर, बोन्स, इन सारी चीजों पर ये असर है जो डालेगा, है ना। प्लास्टिक रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर, इट पासेस हार्मफुल केमिकल्स इनटू द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है कि यार प्लास्टिक कितना ज्यादा हार्मफुल है। हमारी गवर्नमेंट जो बार बार एक इनिशिएटिव लेती है कि भाई प्लास्टिक का यूज कम करो, कम करो, कम करो, तो बिल्कुल वो एयर और मॉइस्चर के अंदर को है जो रिएक्ट करेगा और उससे क्या क्या चीजें हो सकती है। बिल्कुल अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर डालेगा। इससे एंग्जाइटी हो सकता है, स्ट्रेस फील हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करेंगे, है ना। तो इन्वायरमेंट फर्क पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट जो होगा। अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, मतलब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए अब इसकी मैनेजमेंट की तरफ चीजें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। तो हम इसको इन तीन चीजों से हम बहुत हद तक चीजें हैं जो कम कर सकते हैं। हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अब ऐसा है कि कुछ चीजें रिसाइकिल हो सकती हैं, कुछ चीजें रिड्यूस हो सकती हैं, कुछ चीजें रीयूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस की कहानी यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं कि वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट बाय परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज ओनली अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जरूरत नहीं है ना तो फिर मत खरीदो, ठीक है। अब ऑफर देने वाले तो तुम्हें देंगे ना ऑफर, तो ये हमारे ऊपर डिसाइड करते हैं मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। पेट भरा हुआ है और फिर भी मैं देख रही हूँ कि यार इसमें 50% डिस्काउंट पड़ा है तो शायद मतलब कम पैसे बचेंगे तो मैं खा ही लेता हूँ। एक तो पैसे वेस्ट हो गए, बिल्कुल पेट भरा है तो क्यों खाना है ना। हेल्थ के ऊपर तो नुकसान पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो जरूरत नहीं है तो फिर छोड़ सकते हो आप उसको, राइट। कहीं ना कहीं हम इंसान है ना जो खुद की जरूरत नहीं है लेकिन दूसरों को एक स्टेटस दिखाना होता है ना कि यार मेरे पास में ये वाला फोन भी है और ये वाला फोन भी है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो कम करनी होगी, ठीक है। तो हमें वाकई में जमीन पर बोलना ही नहीं है, खड़े भी होना है, ठीक है। तो हम एक्चुअली में जमीन पर खड़े तो हैं लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम मेंटली भी हैं कि नहीं है। ऑल्सो दे शुड बी यूज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी एंड डिस्कार्डेड ओनली आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ हैज एंडेड। अगर हमने 2 साल पहले फोन लिया है तो अगर चल रहा है तो चला सकते हैं ना काम उसके साथ, क्या जरूरत है हमने नया फोन लेने की। तो जब तक उसे काम चल रहा है तो हम चला सकते हैं। अगर हमारा काम ही बिल्कुल रुक रहा है तो बिल्कुल हमें जाना चाहिए न्यू के साथ में। लेकिन अगर वो जो हमने जिसको डिस्कार्ड किया अभी कि नहीं यूज करना है तो आप अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हो या फिर किसी उस जरूरतमंद इंसान को दे सकते हो जिसको वाकई में जरूरत हो। आपको शायद अभी नहीं है उसकी, बट यस, जैसे हमारी भाई बहनों के कपड़े होते हैं ना तो हमारी मम्मी हमें पहना देती थी, तो बिल्कुल वो वेस्ट नहीं हुआ। भाई ने भी पहना, तुमने भी पहना, यार उसका हक निकल गया, है ना। उसके बाद आप किसी और को भी दे सकते हो वो। तो ऐसे 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 रीत चलती हुई आती थी, है ना। तो भाई ने जो साइकिल चलाई है वो तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप जो है, इट्स ओके। चीजें जो है, क्योंकि चीजें ही सब कुछ नहीं है ना, चीजों के साथ में ही सारी जिंदगी नहीं है, उस जिंदगी में और भी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कहते हैं कि गुड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आल्सो इंक्रीज द लाइफ ऑफ द डिवाइसेस। आपको साम संभाल है जो आनी चाहिए करनी, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी उठा करके फेंक दिया। ऑफ कोर्स नहीं संभाल रखोगे तो वो टूटेगा ही। वैसे तुम्हारी बॉडी है, बॉडी के साथ अगर हम मतलब अच्छे से संभालेंगे नहीं तो बॉडी खराब होगी, ठीक है। हर चीज के साथ है, नॉट ओनली विद द डिवाइसेस। सो अगर हम किसी चीज की संभाल है जो बहुत अच्छे से करेंगे, केयर अच्छे से करेंगे तो वो ज्यादा टाइम तक ऑफ कोर्स चलेगी। अब आता है रीयूज के ऊपर। हाँ, बार बार आप उसको रीयूज करो, तुम्हें नहीं करना तो यार किसी और को दे दो जिसको जरूरत है। कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशन। थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको रीयूज कर लो, ठीक है। कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज स्टिल फंक्शनिंग शुड बी डोनेटेड और सोल्ड टू समवन हु इज स्टिल विलिंग टू यूज इट। हो सकता है वो चीज तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो लेकिन कोई शायद सपने में उसको देख करके रात को सो रहा हो, है ना। कोई शायद भगवान से उसके लिए प्रे कर रहा हो कि यार
मुझे जूते चाहिए, मुझे चलो जूते तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल नहीं है, वो एक फिल्म का मुझे आ गया, इकबाल नाम की फिल्म थी ना एक, उसका मुझे एक सीन है जो याद आ गया। बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, हो सकता है कुछ सामने वाले के लिए वो चीज़ एक ड्रीम हो, राइट, तो हमें उसको डोनेट कर देना चाहिए, ठीक है, तो डोनेट कर दो, नहीं तो आप सेकंड हैंड पर उसको बेच भी सकते हो। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हो, है ना, एंड नहीं तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको खुद ही है जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट लोअर प्राइस इज कॉल्ड रिफर्बिशिंग। ओके, तो यस, आप रिफर्बिशिंग है जो कर सकते हो, उसको कम दाम पर आप बेच सकते हो, ठीक है। यस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो ऐसा कहती है कि भैया आप पुराने वाला दो और नए वाला उसके बदले का जो ले लो, ठीक है। तो यस, लैपटॉप भी है, जो पीछे एक फ्रेंड ने है जो लैपटॉप लिया था, तो उससे क्या किया, पुराने वाला बेच करके कुछ थोड़े पैसे डाले और नए वाला ले लिया, ठीक है। तो हम ऐसा भी है जो कर सकते हैं। अब आती है प्रोसेस रिसाइकलिंग की। अब रिसाइकलिंग के अंदर क्या चीजें होंगी? रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनटू समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन सम और द अदर मैनर। रिसाइकिल मतलब उसी चीज को मतलब किसी और चीज के साथ में जोड़ करके उसको कुछ और बना देना। जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसके अंदर वो तो खराब हो गया, बट उसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो किसी और के अंदर किसी और गैजेट्स के अंदर लग करके काम में आ जाएंगी, है ना। तो ये रिसाइकलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम खुद तो खैर नहीं कर सकते, बट हम जो है आते हैं रिसाइकलिंग वाले, तो हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। हमारे आसपास हमें खोजने पड़ेंगे ऐसे जो भी है, तो हमें उनको देना पड़ेगा रिसाइकलिंग के लिए। ओनली दोस प्रोडक्ट्स शुड बी रिसाइकल्ड दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, रिफर्बिशिंग एंड रीयूज। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई कि आप उनको ना तो रिफर्बिश कर सकते हो, ना रीयूज कर सकते हो, ना रिपेयर कर सकते हो, तो हम उनको फिर रिसाइकलिंग के लिए बिल्कुल देते हैं। कहते हैं कि टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट मेनी कंपनीज एंड एनजीओज आर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटीज फॉर कलेक्टिंग द ई वेस्ट फ्रॉम होम एंड ऑफिसेस। बिल्कुल, बहुत सारी एनजीओज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके लिए प्रमोट भी है, जो कर रही है। तो हमें भी इस इनिशिएटिव के अंदर अपना जो योगदान है जो बिल्कुल देना चाहिए। अब ई वेस्टेज के अंदर हमारा जो भारत है वो क्या क्या जो है पहल कर रहा है, तो चलिए हम अपने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि इन इंडिया द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज बीन इनेक्टेड टू पनिश पीपल रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन बाय पेइंग फॉर द डैमेज डन टू द नेचुरल एनवायरमेंट। बिल्कुल एक सही इनिशिएटिव है जो लिया है। आप ही रिस्पांसिबल होंगे अगर आपने कोई डैमेज किया है उसके लिए, और आपको उसके लिए पे भी है जो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, हाँ ये भी चीज है जो याद रख लेना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ट्रिपल पी। एनीवन कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन विल पे फॉर द डैमेज कॉस्ट। अगर आपके थ्रू हुआ है वो डैमेज तो आप उसके लिए पे है जो करेंगे। एनी वायलेशन of the provision of the act is liable for the punishment। बिल्कुल आपको पनिशमेंट भी है जो हो सकती है अगर आप उस दौरान कोई भी वायलेशन जैसी चीज है जो करते हैं, राइट। एंड कहता है कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हैज इशूड अ फॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। तो हमें बिल्कुल उनकी गाइडलाइंस है जो जाकर के पढ़नी चाहिए, नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। टू दीज गाइडलाइंस द मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल सेफ डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट बिकम एन ई वेस्ट। तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर ई वेस्टेज हो रहा है। कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DIT जिसको हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल गाइड ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। बिल्कुल अलग अलग जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, राइट। तो हमें इनके अंदर हम खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मेरा ये मानना है कि आप पर्सनल लेवल पर शुरुआत अपने आप से कर दीजिए, ठीक है। कोई आपके घर आकर के नहीं बोलने वाला आपसे कि आप ये करो या वो करो, तो ये अर्थ हमारी है, तो हमें इसको बिल्कुल अपना है जो समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद भी एक हेल्दी लाइफ जिए, हमारी आने वाली जनरेशन भी है जो हेल्दी लाइफ जिए, तो बिल्कुल ये इनिशिएटिव हमें खुद से लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट बार बार जो चीजें हैं जो करेंगी तो आप उनके अंदर पार्टिसिपेट करो, खुद से है जो इनिशिएटिव लो, जो है अपने आप से पूछो कि क्या ये ई वेस्ट जरूरी है। मतलब अगर आपके पास में कोई, मेरे पास ये लैपटॉप है, अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं चलाऊंगी, ठीक है। अगर मेरे काम में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा का मतलब है कि ये बहुत ही मतलब इसमें जो है मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं एक नए लैपटॉप के लिए है जो सोचूंगी। लेकिन जब तक काम चल रहा है आप चला सकते हो। और अगर आपने नया खरीद लिया है तो पुराने वाले को हम यूं ही नहीं फेंके, तो जो इसको सोच रहा है लेने के लिए या फिर जो भी जरूरतमंद है हम उसको उसकी जरूरत है जो पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सेकंड हैंड पर बेच भी सकते हैं। तो जितना हो सके, तो हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो हम बहुत बुरे के भी रीजन ना बने, राइट। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है एंड चलिए फिर बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना।